Who will start? सुनो चलो, we'll do part. Let's start. Recording on कर. चलो, गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स. आज मैं क्लास 1:30 1:45 तक ही ले पाऊंगी. देर इज क्या बोलते हैं, आज मेरे क्लाइंट के यहाँ बिजनेस ऑडिट है, वैट ऑडिट है. सो टुडे द डिपार्टमेंट इज गोइंग टू बी देयर, सो मुझे उधर जाना पड़ेगा. ओके हाँ. All liquors, that restaurant sells liquor and food is there, but liquor VAT audit का है. VAT audit अभी करते ना वो लोग, they'll check. वो ऑलरेडी आ चुके हैं. They already visit that place. They have taken a bill and gone already. So bill पे क्या रेट चार्ज किया कस्टमर को, तो they very this, they will not tell us first. वो ऑलरेडी आके जाके रेस्टोरेंट में आके गए होंगे. उनका इनवॉइस एज ए कस्टमर कभी भी आते हैं, मतलब आके खाना खा के ड्रिंक लेके गए तो उनके पास बिल आ गया. नाउ दे नो क्या रेट लगाया कस्टमर को और क्या रेट से हमने बुक्स में दिखाया. सो दे विल कम एंड चेक, क्वांटिटी ऑडिट करेंगे, सब करेंगे जो भी होगा. तो आज वो ऑफिसर सेड शी इज गोइंग टू कम टुडे. हाँ, ये ऑफिसर बनना है तो आपको वो IRS, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज. हाँ, IRS की वो IRS, इंडियन रेवेन्यू सर्विस. IPS इज देयर. हाँ, बट यू कैन गिव, यू हैव टू गिव दैट एग्जाम. देयर इज अ एज फॉर दैट, बट यू हैव टू गिव इट फास्ट. यू विल हैव टू चेक द एज क्राइटेरिया एंड यू हैव टू गिव इट. यस. हाँ ना, बिरयानी हाउस. चलो विल स्टार्ट. रिकॉर्डिंग ऑन है ना रे? हाँ चलो. सो गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स. तो मैं हाँ वही बस बोल रही हूँ कि मैं एक्स्ट्रा नहीं ले पाऊंगी. आई टेक इट टिल 1:30 1:45, मतलब उतना ही. जैसे कल बात किया था एक्स्ट्रा, तो वैसे आज नहीं ले पाऊंगी, तो बिकॉज आई हैव टू रीच देयर. अब देखते हैं. कल का इंटरेस्ट का कैलकुलेशन पार्ट बता देती हूँ. तो वो चैप्टर खत्म, उसके क्वेश्चंस खत्म करके आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद एग्जाम्पशंस फर्स्ट. सो आई विल फिनिश एग्जाम्पशंस एंड लास्ट में आई विल डू रजिस्ट्रेशंस. ओके, तो पहले मैं एग्जाम्पशन चैप्टर करूंगी और फिर रजिस्ट्रेशन लास्ट में करूंगी. हाउ मेनी डेज सिलेबस विल गेट ओवर? अनदर 3 or 4 days सिलेबस विल गेट ओवर. व्हाट 3 or 4 days? उससे ज्यादा नहीं होगा. इशिता, यू नो ना, नाउ यू शुड इनफैक्ट बी एबल टू गेस. अभी तक पता है ना आपको, सभी हो गया. अभी 2 ही चैप्टर्स तो बचे हैं, रजिस्ट्रेशन और एग्जाम्पशन. या चेक करते हैं एक मिनट. पेमेंट हाँ इधर है. ठीक है, अब देखो पेमेंट के चैप्टर में मैं पहले फटाफट से आपको इंटरेस्ट बता देती हूँ एंड देन विल डू 2 क्वेश्चंस गिवन इन द मॉड्यूल, और वो मॉड्यूल के क्वेश्चंस हम लोग कंप्लीट कर देंगे. अब देखो इंटरेस्ट में क्या होता है, डिले हो सकता है. ध्यान से सुनेंगे. इंटरेस्ट में क्या होगा, डिले हो सकता है. तो इंटरेस्ट में जो डिले है वो क्या है, आपका इंटरेस्ट क्यों लग रहा है डिले की वजह से. एक हो रहा है रॉन्ग यूटिलाइजेशन ऑफ ITC. रॉन्ग यूटिलाइजेशन ऑफ ITC है तो रॉन्ग यूटिलाइजेशन ऑफ ITC है तो क्या होगा. ओके, ये सारे सवाल मुझे क्लास के बाद पूछो ना, अपन डिस्कस करेंगे क्या यूट्यूब पे वो TDS TCS एवरीथिंग आई विल टेल यू. ओके, नाउ पे अटेंशन. रॉन्ग यूटिलाइजेशन ऑफ ITC की वजह से आपने गलत ITC यूज कर लिया. अगर अवेल किया तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा, यूटिलाइज किया तो लगेगा. यूटिलाइज करना मतलब टू यूज दैट बैलेंस टू पे द लायबिलिटी, टू यूज द बैलेंस टू पे द लायबिलिटी. तो अगर मैंने रॉन्ग यूटिलाइजेशन की डेट से इंटरेस्ट चालू होगा, इट विल बी अवेलेबल टिल आइदर यू, गवर्नमेंट को आपको भरपाई करके देनी पड़ेगी जो रॉन्ग यूज किया, तो आइदर उसको रिवर्स कर दो, तो रिवर्सल की डेट तक आपको इंटरेस्ट लगेगा, या आप गवर्नमेंट को पे कर दो. पे करो कैश के थ्रू, या आप रिवर्स करोगे, मतलब ITC क्रेडिट में बैलेंस है उसको आप रिवर्स कर रहे हो. तो इस तरीके से आपको क्या होने वाला है, इस तरीके से आपको क्या लगने वाला है, इंटरेस्ट लगेगा. इंटरेस्ट का रेट सब जगह 18% होगा. रॉन्ग अमाउंट ऑफ ITC पे इंटरेस्ट लगेगा. इट विल स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ यूटिलाइजेशन एंड इट विल गो ऑन टिल द डेट ऑफ, आई टोल्ड यू, लाइक रीपेमेंट और पेमेंट और रिवर्सल ऑफ ITC विच एवर इज अर्लियर. अगर डिले हुआ, अब क्या हुआ, अगर क्या हुआ है, अभी डिले हुआ है, डिले इन पेमेंट हुआ. ओके
अब क्या हुआ, आपका डिले इन पेमेंट हुआ। डिले इन पेमेंट में 3 रीजंस की वजह से हुआ। जीएसटीआर 3B आपने लेट फाइल किया ड्यू डेट के बाद, इसलिए गवर्नमेंट को पैसे बाद में मिले। रिटर्न ही लेट भरा तो पैसे बाद में मिले। अब ये रिटर्न भरने की डेट अगर प्रोसीडिंग्स के पहले है तो आपको नेट लायबिलिटी पे देना पड़ेगा, और ये प्रोसीडिंग्स के बाद होती है, आपके अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग इनिशिएट की उसके बाद होती है तो आपको ग्रॉस अमाउंट पे देना है। सिंपल सा फंडा है। 3B आपने टाइम पे भरा है, 3B टाइम पे भरा है तो टैक्स के पैसे तो मिल गए, फिर क्या क्या इंटरेस्ट आ रहा है, क्योंकि जो 3B भरा उसमें कुछ लायबिलिटी मिस हो गई आपकी रिकॉर्ड करना, तो अब जब वो पे करोगे विद इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लायबिलिटी मिस हो गई इसीलिए, तो अब लायबिलिटी ही मिस हो गई तो यार भयंकर पनिशमेंट लगनी चाहिए। तुम लायबिलिटी रिकॉर्ड करना भूल गए, छुपा रहे हो, ऐसा कैसा चलेगा, इसलिए फिर हमने पनिशमेंट के तौर पे बोला ग्रॉस लायबिलिटी पे लगेगा, ग्रॉस लायबिलिटी पे इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, तो अब उसके ऊपर एक क्वेश्चन दिया है, वो हम चेक करते हैं। हाँ, प्लस उसके पहले की यूटिलाइजेशन की डेट क्या होती है वो एक पेज 429 पे है। तो व्हाट विल बी द यूटिलाइजेशन की डेट, वो एक क्लैरिफिकेशन आया कि व्हाट इज द डेट ऑफ यूटिलाइजेशन, हाउ टू डिटरमाइन इट। आई डोंट थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बट यस आई विल जस्ट मेंशन इट एंड आई विल डू 2 क्वेश्चंस, देन बैक पीछे के जो भी क्वेश्चंस है वो करेंगे तो चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब what is the date of utilization, this is explained. Now if the balance in the e credit ledger, ध्यान से देखो, अगर balance in e credit ledger falls below, हाँ ग्रॉस लायबिलिटी जो मिसिंग है वो, करेक्ट वही। इफ द बैलेंस इन ई क्रेडिट लेजर फॉल्स बिलो द अमाउंट ऑफ आईटीसी, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाओ ना। If the balance in e-credit ledger falls below the amount of ITC wrongly availed due to payment of tax through returns, then date of utilization is equal to due date of the return or actual date of filing the return, whichever is earlier. So ITC आपने गलत कब यूज किया, जब रिटर्न भरोगे तब, आइदर उसकी ड्यू डेट लो या एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग, whichever is earlier. आपने पहले रिटर्न भर दिया तो उस डेट तक इंटरेस्ट काउंट होगा, आपने रिटर्न बहुत बाद में भरा तो ड्यू डेट से तो काउंट होना ही चाहिए, क्योंकि ड्यू डेट पे देना चाहिए था आपने, तो इसलिए whichever is earlier, इस तरीके से डेट ऑफ यूटिलाइजेशन होगा। अगर ये बैलेंस अदर रीजंस की वजह से जाता है, जैसे कोई ओल्ड डिमांड है और ओल्ड डिमांड आपके कहाँ पे कर दिया, डायरेक्टली गवर्नमेंट नहीं, पोर्टल नहीं, आपकी ओल्ड डिमांड है तो आपके लेजर से वो पैसे यूज कर लिए, गवर्नमेंट नहीं डाल दिया, तो जिस दिन गवर्नमेंट ने ये एंट्री करी डेट ऑफ डेबिट टू ई क्रेडिट लेजर, गवर्नमेंट की कोई ओल्ड डिमांड है उस डेट से काउंट किया जाएगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं, जब प्रोविजन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है सवाल जो आपको आता है वो बहुत ही सीधा और स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है। तो यहाँ पे सवाल देखेंगे कैसे, एग्जाम्पल 1, आर यू ऑल रेडी विद एग्जाम्पल 1 नाउ? यस, लेट्स रीड एग्जाम्पल 1 एंड देन आई विल सॉल्व इट विथ यू गाइस। Mr. Alok, a registered supplier of taxable goods. Mr. Alok is a registered supplier of taxable goods, has filed 3B for the month of Jan. ओहो, Jan का 3B उसने 15 अप्रैल को फाइल किया, क्या उसने रिटर्न लेट भरा? Yes. Now the prescribed due date to file the GSTR 3B was 20th Feb. We know that Jan का GSTR कब जाना चाहिए? 20th Feb को. The amount of net GST payable in cash, the amount of net GST payable in cash, that is electronic cash ledger, on supplies made by him by the said for the said month worked out to be 36,500, which was paid on 15th April 23. Briefly explain the related provisions and compute the amount of interest payable under the CGST Act 2017. Ignore the effect of leap year if applicable in this case. अब facts लिखते हैं क्वेश्चन के, रेडी क्या? एग्जाम्पल 1 आलोक का, ओके पहले फैक्ट्स लिखते हैं। फैक्ट्स में से क्या है? पहला फैक्ट बोलो, जीएसटीआर 3B, आलोक वाला क्वेश्चन है ना ये? जीएसटीआर 3B। अब जीएसटीआर 3B क्या है? इसकी कौन से मंथ का है? जैन का, तो इसकी ड्यू डेट क्या है? 20th। इसकी ड्यू डेट क्या है? 20th Feb, बराबर है क्या?
ड्यू डेट इज 20th ऑफ फेब। अब 20th ऑफ फेब इसकी ड्यू डेट है, लेकिन एक्चुअल फाइलिंग कब हुआ? अब क्या रिटर्न लेट भरा? ये फैक्ट्स है। तो GSTR 3B, सो डिले इन फाइलिंग GSTR 3B। डिले इन फाइलिंग GSTR 3B करेक्ट है। अब मुझे बोलो लायबिलिटी कितनी है, उस पर पे कितना किया? एक सेकेंड। द लायबिलिटी फॉर हिम इज 36,500। कैसे पे किया? द अमाउंट ऑफ नेट, अच्छा, द अमाउंट ऑफ नेट GST पेबल इन कैश ऑन द सप्लाईज फॉर हिम वर्कड आउट टू बी 36,500। ओके, तो वैसे भी रिटर्न जब लेट फाइल होता है हमें नेट लायबिलिटी पे ही पे करना है। देखो उल्टा लॉजिक सही है, बट आप लर्न करने के लिए उल्टा दिमाग में एग्जाम में कुछ तो ट्रिक तो याद रखना पड़ेगा। उल्टा है मतलब रिटर्न लेट फाइल करोगे तो नेट पे करना, और रिटर्न टाइम पे फाइल करोगे तो ग्रॉस पे करना है। ऐसे कुछ तो आप ट्रिक याद रखो, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो हियर बिकॉज देयर इज अ डिले, कहाँ गया वो मेरा पेज? Yes, delay in filing GSTR 3B, therefore interest shall be payable on net liability। Of course हम क्या assume करने वाले हैं? We are assuming this is before the proceedings। कुछ नहीं बोला है तो obviously कोई proceeding initiate नहीं हुई है ना? तो obviously it is assuming before GSTR 3B is filed before the proceedings of department। तो आपके प्रोसीडिंग्स के पहले ही आपने फाइल कर दिया, बराबर है क्या? देख लो किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? देफो नेट लायबिलिटी। अब इंटरेस्ट करो, डिले कितना हुआ आपका? डिले इज फ्रॉम, आपका ड्यू डेट 20 है तो अगले दिन से काउंट होगा, तो डिले आपको कहां से काउंट करना पड़ेगा? फ्रॉम 21st Feb टिल 15th ऑफ अप्रैल। 21 भी काउंट करना है फेब का, 28 तक ही बोलना है, लीप ईयर इग्नोर करो। 28 माइनस 21 इज 7 प्लस 1 8, मार्च और अप्रैल कितना आया? 54 डेज। तूने क्या किया? 65 कहाँ से आया? Therefore interest net amount, net liability is the amount that you pay in cash, correct है ना? So interest on 36,500 into 18% into 54 days divided by 365, 972। ओके है क्या? मैच हुआ क्या? ये मैं चेक करूँ क्या? पहले तुम लिख के लो, अपने आंसर से मैच हो गया? हाँ, एक बार मॉड्यूल से चेक करोगे क्या? दोनों आंसर्स मॉड्यूल में, दोनों सॉल्व करते फिर एक बार मीनवाइल समबडी जस्ट डाउनलोड द मॉड्यूल एंड चेक। अब सेकंड चेक करते हैं। ये हो गया, ये आलोक वाला क्वेश्चन था, और एक क्वेश्चन है भाई, ये दोनों मॉड्यूल के क्वेश्चन है। आ गया? यहाँ तक हो गया? लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट्स ओके? देखो किसी को कोई डाउट है क्या?
यस ओके, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। रेडी? Messrs ABC Limited have filed their GSTR 3B for the month of July 22 within due date. मतलब रिटर्न फाइल हो चुका है, रिटर्न हैज बीन फाइल्ड, दैट इज ऑन 20th अगस्त उन्होंने भर दिया। पोस्ट फाइलिंग द रिटर्न द रजिस्टर्ड पर्सन नोटिस्ड ड्यूरिंग सितंबर में उसको ध्यान में आया कि अरे द टैक्स ड्यूज फॉर द मंथ ऑफ जुलाई हैव बीन शॉर्ट पेड फॉर 40,000, मतलब कुछ तो जुलाई का सेल है जो मेरे हाथ से छूट गया है। रिटर्न टाइम पे भर दिया लेकिन मेरे हाथ से उसके 40,000 का टैक्स मिस हो गया। अब मेसर्स एबीसी लिमिटेड हैज पेड द अबाउ शॉर्टफॉल 40,000। ये 40,000 उन्होंने कैसे पे किया? 40,000 के लिए उन्होंने थ्रू कैश लेजर एंड क्रेडिट लेजर। सो 10,000 उन्होंने आईटीसी लिया, बचा हुआ उन्होंने कैश में पे किया। इसका मीनिंग क्या होता है? 40 इज द ग्रॉस अमाउंट, ग्रॉस लायबिलिटी, एंड व्हाट इज पेड इन कैश इज कॉल्ड एज द नेट लायबिलिटी। रिटर्न भरने के बाद आपको ध्यान में आया ये 40,000 पे करना है, तो आप अगले मंथ के रिटर्न के साथ आपने ये 40,000 पे कर दिया। ये अगले मंथ में पे करते वक्त आपने वहां का आईटीसी बैलेंस यूज किया, ठीक है, 10,000 यूज किया, दैट इज ओके। अब मुझे 40,000 पे इंटरेस्ट लगेगा बिकॉज रिटर्न टाइम पे फाइल हो चुका है एंड फिर भी आपका 40,000 मिस हुआ, देन दैट 40,000 इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ऑन द ग्रॉस लायबिलिटी, दैट इज 40,000। करेक्ट है क्या? यस। नाउ इसने क्या किया? एग्जामिन द इंटरेस्ट पेएबल अंडर सीजीएसटी एक्ट 2017। व्हाट वुड बी योर आंसर इफ जीएसटीआर 3B फॉर द मंथ ऑफ जुलाई हैज बीन फाइल्ड बिलेटेडली? तो अगर बिलेटेडली कब फाइल किया? आपने टाइम पे भरा ही नहीं होता, आपने लेट भरा होता, बिलेटेडली फाइल किया है। एंड द सेल्फ असेस टैक्स वाज 40 हैज बीन पेड, लेट फाइल किया तो आपको नेट पे देना पड़ता है, तो फिर आपको सिर्फ 30,000 पे देना पड़ता। टाइम पे फाइल किया तो आपको ग्रॉस पे देना है। No other supply has been paid or payable for the month of July 22 other than 40,000 missed out. Ignore the effect of leap year applicable in this case. Correct? So should we do it? And then we'll check both the examples from the module if answer is matching. Example number क्या है अपना? Example number 2. Ready है? Facts. पहले कौन से मंथ का रिटर्न है? जुलाई। जुलाई जीएसटीआर 3B फाइल्ड ऑन ड्यू डेट, दैट इज ऑन 20th अगस्त, दैट इज ऑन 20th अगस्त। फिर उसमें से क्या हुआ? जीएसटी लायबिलिटी शॉर्ट पेड ऑफ 40,000। नाउ ये आपने कैसे पे किया? पेड ऑन कौन से डेट को पे किया? 20 सितंबर को। क्या 20 अक्टूबर दिया है क्या? ही पेड द अबाउ शॉर्टफॉल, द अबाउ शॉर्टफॉल ऑफ सितंबर 20, हाँ सितंबर के साथ, मतलब 20 अक्टूबर को आपने ये शॉर्टफॉल अगले महीने के रिटर्न के साथ किया, मतलब आपने 20 अक्टूबर को पे किया। सो दैट मीन्स यू हैव पेड ऑन 20th अक्टूबर 22, जो भी डेट है अभी 22 है 23, दैट्स ओके, 20 अक्टूबर को आपने पे किया। इसमें से आपकी ग्रॉस लायबिलिटी कितनी है? लेस आईटीसी आपने कितना क्लेम किया? ई क्रेडिट लेजर के थ्रू 10,000 पे किया एंड पेड इन कैश। पेड इन कैश 30,000। सही है क्या? कोई प्रॉब्लम है ना? बिकॉज द रिटर्न हैज बीन फाइल्ड विद इन ड्यू डेट, इंटरेस्ट शैल बी कैलकुलेटेड किस पे?
शैल बी कैलकुलेटेड ऑन ग्रॉस लायबिलिटी। सही है, ये गलत कुछ नहीं है, क्योंकि तुमने रिटर्न भरने के बाद भी ध्यान से नहीं भरा कि रिटर्न क्यों नहीं ध्यान से भरा, रिटर्न भरा लेकिन 40,000 मिस हो गया। द इंटरेस्ट शैल बी कैलकुलेटेड ऑन ग्रॉस लायबिलिटी। अब डीले, डीले अगले दिन से काउंट होता है आपका। डीले, ये रिटर्न जुलाई का है ना, जुलाई का रिटर्न आपने 20 अगस्त को, तो 21, डीले आपका 21 अगस्त से हुआ अप टू 20th अक्टूबर। सो 31 माइनस 21 अगस्त के 11 डेज, अक्टूबर के 20, सो 31 डेज। देयरफॉर इंटरेस्ट, तुमको समझ में आ रहा है? मेरा मिस हुआ क्या? ओ मैं सितंबर मिस कर दी, सॉरी सॉरी, सितंबर 30 प्लस अक्टूबर 20, सॉरी 61 डेज। देयरफॉर इंटरेस्ट जो है ग्रॉस लायबिलिटी पे 40,000 पे क्या रेट से, इनटू इंटू वॉट रे, 61 इंटू 365, हाँ 1203। तो आ गया क्या इंटरेस्ट? 1203, सही है क्या? अब इफ क्या बोला उन्होंने? इफ द रिटर्न वॉज, इफ द जुलाई रिटर्न वॉज फाइल्ड बिलेटेड, लेट हो गया, देन इंटरेस्ट वुड बी कैलकुलेटेड ऑन फिर इंटरेस्ट कितना आएगा? अब डीले भी उतना ही हुआ 61 डेज ना, देन द इंटरेस्ट वुड बी, अब नेट मतलब 30 पे, 30,000 इंटू 18% फॉर, प्लीज चेक ना आंसर टैली हो रहा है क्या, मॉड्यूल से भी चेक कर, मनीषा अपने इधर से भी चेक कर। इंटरेस्ट कितना आ रहा है? 902। अपना आंसर चेक करो, मॉड्यूल से एक बार टैली करके देखो। नहीं हो रहा है? मॉड्यूल से मैच हो गया? चेक किया? उसने मॉड्यूल से थोड़ी देखा, वो भी अपना ही ऐसे ही कैलकुलेट करके देख रही है। जरा मॉड्यूल से चेक करो। अच्छा, स्वप्निल के नॉट टेक अर्लियर बिकॉज कॉस्टिंग इज ऑल्सो देयर। ओ सही है, मॉडल से मैच हो गया, बेस्ट है। अच्छा, हर्षद के बाद आज स्वप्निल ने लिया, इसलिए हर्षद सर ने जल्दी छोड़ दिया। ठीक है, अभी सबका ऐसे थोड़े ही दिन बच्चे, अभी हो ही जाएगा। हाँ डन है। चलो पीछे के आंसर्स क्वेश्चंस कर ले क्या बेटा, तो मुझे एग्जाम्शन स्टार्ट करना है। चलो आज थर्सडे है क्या? चलो चलो, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे जितना मैक्सिमम ट्राई करेंगे एग्जाम्शन करने का, ट्राई तो करेंगे, बड़ा चैप्टर है वो। मेरी ऐसी इच्छा है लेकिन कि मंडे से मैं यूट्यूब पे लूँ, फिर मंडे से रजिस्ट्रेशन, फिर TDS TCS, फिर RTP MTP, तो मैं एक शेड्यूल दूंगी आपको, फिर वैसे हम करेंगे, ठीक है ना? रेडी है क्या अपन? चलो, एग्जाम्शंस चैप्टर बड़ा है, ट्राई तो करते हैं। हाँ, एक और बात मुझे बतानी है, कॉन्सेप्ट 10 देखा क्या आपके नोट्स में? एक मिनट, कॉन्सेप्ट 10 के लिए मैं आपको बोलती हूँ, आपके ब्रेन मैपिंग में जगह है क्या?
देखो मुझे आपको ये बताना है, अब सुनो कॉन्सेप्ट 10। कॉन्सेप्ट 10 मतलब गवर्नमेंट का इंटरनल सेटलमेंट। दिस इज व्हाट गवर्नमेंट्स इंटरनल सेटलमेंट। आपको एग्जाम के लिए डेज कितने बचे हैं? 38। ठीक है, ठीक है, एक दिन से ऐसा कोई बड़ा ये नहीं, कम ही पकड़ के चलो 38। हाँ 38 39 वैसे काउंट करो, एक दिन से क्या ही फर्क पड़ने वाला है अपने को। और होली पे चलो अब कॉन्सेप्ट 10 पे क्या बोला है सुन के लो। 40 इज लाइक एब्सोल्युटली नहीं बचा है अभी। आखिरी महीने में सिर्फ 5 दिन पूरा सब्जेक्ट 5 दिन के और आखिरी के 3 दिन पहले तो जो पेपर है वो पढ़ेंगे ना, बराबर है। 5 दिन पर सब्जेक्ट खींचो। कम ऑन वी कैन डू इट। कुछ नहीं विल डू इट। कम ऑन कॉन्सेप्ट 10 सुन के लो। कॉन्सेप्ट 10 में क्या है यहाँ पे देखेंगे, गवर्नमेंट इंटरनल सेटलमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट का क्या है? इंटरनल सेटलमेंट। अब क्या होता है, मान के चलो किसी व्यक्ति की आईजीएसटी लायबिलिटी है। यूपीएससी एग्जाम भी पोस्टपोन हुआ है मैम। आईजीएसटी नफरा कुछ नहीं कर सकता इधर। अरे मेंबर्स के लिए हम कुछ करने लगेंगे, तुमको पता है सब डिस्ट्रैक्शन होता ही है। अभी नहीं करना है कुछ भी, गलत हुआ है ये पक्की बात है, पर हम धरना करेंगे, फिर इसने ट्वीट भेजा उसने भेजा, देख पोस्टपोन मत करो। एडिशनल डेज मिलेंगे ना तो बोनस है अपना। स्टडी एज इफ दिस इज द डे ऑफ एग्जाम एंड भगवान करे कि पोस्टपोन हो जाए तो आपको वो एडिशनल बोनस मिले। बट आप भटको मत अभी कि इसका ट्वीट आ गया, इसका एक्सटेंड हो गया, मन फिर वैसा होता है, फिर पढ़ाई नहीं होती है। डोंट डू दैट। हम टीचर्स जो भी धरना करेंगे तुम सब डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। हम जितने दिन धरना करेंगे उतने दिन तुम पढ़ाई नहीं करोगे कि अब कुछ तो होने वाला है ऐसा करके। हाँ फिर कुछ नहीं हुआ तो क्या करोगे? नको। हाँ चलो, आईजीएसटी की लायबिलिटी। हाँ आप लोग करना चाहिए तो बच्चे कब तक दम करेंगे? बोला क्या स्वप्निल सर को तुमने? बोला सर तो ये ताली मार रहे क्या करते आईजीएसटी लायबिलिटी देखो, आईजीएसटी की लायबिलिटी अगर किसी पर्सन की 1 लाख है, ये लायबिलिटी पे करने के लिए मान के चलो मेरे पास आईजीएसटी का इनपुट टैक्स नहीं है, तो मैंने क्या यूज किया? सीजीएसटी का इनपुट टैक्स। अब मैंने सीजीएसटी का इनपुट टैक्स यूज किया, वो कितना यूज किया? 80,000। अब मैंने कैश में कितना पे किया? 20। तुमको पता है क्या, आईजीएसटी के अकाउंट के बारे में सोचो। दिस इज ऑल फ्रॉम गवर्नमेंट्स पीओवी। अब आईजीएसटी क्या बोलेगा? अरे यार मुझे 1 लाख आना था। आईजीएसटी के अकाउंट में, ये गवर्नमेंट का अकाउंट है, आईजीएसटी अकाउंट जो गवर्नमेंट का बैंक अकाउंट है जहां पैसे जाएंगे, वो बोलेगा यार मेरे पास तो सिर्फ 20,000 आ गए, लायबिलिटी तो 1 लाख है, मेरा तो सेल इंटरस्टेट वाला ऐसा हुआ है जहां पे 1 लाख टैक्स आना था, 20,000 आ गया। कौन बीच में आ गया? सीजीएसटी। सीजीएसटी बोलते मेरे पास इनपुट टैक्स आया था, सीजीएसटी के पास पैसे आ गए इसीलिए उसने सेट ऑफ किया। तो मैं जो है 20,000 मेरे पास कैश में आ जाएंगे और 80,000 विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम सीजीएसटीज अकाउंट टू आईजीएसटी अकाउंट। तो फिर आईजीएसटी को बराबर 1 लाख मिलेगा। और सीजीएसटी से क्यों ट्रांसफर करेंगे? क्योंकि इनपुट टैक्स उसके पास आ चुका है, वो मेरे अगेंस्ट यूज हुआ, तो यू गिव इट टू मी। ये गवर्नमेंट का इंटरनल सेटलमेंट है। ये एग्जाम्पल उधर उन्होंने दिया है कॉन्सेप्ट 10 में। सो दिस इज गवर्नमेंट इंटरनल सेटलमेंट। आईजीएसटी अकाउंट को फिर टोटल कैसे मिलेंगे? आईजीएसटी को मिलेंगे 20,000 इन कैश एंड सीजीएसटी से 80 आएगा। ऐसा ही रिवर्स वाइस वर्सा भी होगा, उल्टा पुल्टा जो भी होगा आपस में। जैसे कि एसजीएसटी की लायबिलिटी, सुनो चलो, एसजीएसटी की लायबिलिटी
कितनी एसजीएसटी की लायबिलिटी, मान के चलो 85,000। एसजीएसटी की लायबिलिटी पे करने के लिए मैंने आईजीएसटी का इनपुट यूज किया, 30,000। अब मैं कैश में कितना पे करूंगी, 55। अब एसजीएसटी के बैंक अकाउंट से सोचो, इसका जो अकाउंट है इसको क्या मिलेगा, इट विल गेट 55 इन कैश। इसको 55 कैसे मिलेगा, कैश में, प्लस वो बोलेगा यार मुझे तो 85 मिलना था। किसका सेट ऑफ यूज किया, टैक्स पेयर ने मुझे पैसे कम क्यों दिया, अरे क्योंकि उसने ऑलरेडी आईजीएसटी का इनपुट दिया था, तो मैं आईजीएसटी से ले लूंगी। तो यहां पे क्या होगा, 30,000 विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम IGST account to SGST account. 30,000 will be transferred from IGST account to SGST account. समझ में आ रहा है क्या, सबको ध्यान में आ रहा है? Note it down. हो गया, तो सब पढ़ा के हो गया, फिर आखिरी के क्वेश्चंस करती हूँ, फिर एग्जाम्पशंस कराऊंगी। ब्रेन मैपिंग बुक लगभग कवर हो गई क्या तुम्हारी सारी? अभी डन? ओके क्या, चलो आगे जाएंगे और ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सारे कॉन्सेप्ट्स अभी कवर हो गए, कुछ छूटा नहीं है। 8 क्वेश्चन है, फटाफट डिस्कस करते हैं। How many types of e-credit, how many types of electronic ledgers are maintained? 3. E-cash ledger, e-credit ledger, e-liability ledger. What are the main features of GST payment process? आप उसके बारे में पेज 428 पे दिया है, मैंने एक्सप्लेन किया है। नहीं वो तो है, बट मेन जीएसटी प्रोसेस, वो सीपीआई वो प्रोसेस है, मैन जनरेट कैसे होता है, बट उसके मेन फीचर्स ये है कि बहुत ट्रांसपेरेंट है, इंस्टेंट रिसीट बनता है, 24/7 पे कर सकते हैं, वेयर हाउसिंग ऑफ चालान है, चालान खो गया तो भी आपको मिल सकता है, डुप्लीकेट में भरने की जरूरत नहीं। तो देखो इसका आंसर यहाँ 428 पे दिया है। तो इफ यू कैन जस्ट कम ऑन पेज नंबर 428। हाँ, की फीचर्स देखो, ये की फीचर्स, दिस इज अ थ्योरी क्वेश्चन, आपको लर्न करना है। तो 1 मिनट, जहां आपकी ब्रेन मैपिंग बुक है,
ब्रेन मैपिंग बुक से आप पढ़ोगे कि नहीं? तो ब्रेन मैपिंग बुक में आप लिखो की फीचर्स ऑफ पेमेंट प्रोसेस, लर्न फ्रॉम पेज 428। कभी भी आपने एक बुक डिसाइड करने की और सब उधर ही नोट करने का, तो आधा इधर आधा उधर, ऐसे एग्जाम के एक दिन पहले कभी नहीं करने का। तो अगर आप ब्रेन मैपिंग से करोगे तो ब्रेन मैपिंग बुक में लिखो की फीचर्स ऑफ पेमेंट प्रोसेस, लर्न फ्रॉम पेज। एक मिनट में कॉल करती हूँ, बहुत ही काम है यार, मैं कैसे करूँ? हेलो। यू गाइज विल रीड द क्वेश्चंस क्या? चलो क्वेश्चन स्टार्ट करो।
ओके, लेट्स स्टार्ट। अब आखिरी में क्या है ये क्वेश्चंस? आर द प्रिंसिपल्स, आई डोंट नो व्हाई फ्रॉम वेयर दे हैव गॉट दिस क्वेश्चन अननेसेसरली, ये मॉडल में भी कहीं नहीं है बट डायरेक्टली उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। आर द प्रिंसिपल्स ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट एप्लीकेबल फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स मेड अंडर जीएसटी? मतलब क्या? nobody is going to enrich himself in an unfair manner, unjust enrichment, मतलब मैं खुद को टैक्स के नाम पे मैंने पैसे ले लिए, मैं गवर्नमेंट को पे नहीं करूंगी, ऐसा हम अज्यूम नहीं करेंगे। जब सप्लायर रेसिपिएंट से पैसा लेता है हम ये अज्यूम करेंगे कि सप्लायर गवर्नमेंट को पे भी करता है, तो रेसिपिएंट उसका सेट ऑफ ले सकता है। सो प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट इज एप्लीकेबल इन ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये एक बेसिक प्रिंसिपल ऐसा जीएसटी का ही नहीं है। तो यहां देखते कि इन्होंने क्या बोला है। तो जैसे यहां जो क्वेश्चन है, यस, as per section 49(9), every person who has paid tax on goods and services of both shall, unless the contrary is proved by him, be deemed to have passed on the full incidence of tax to the recipient. तो माने रेसिपिएंट से जो भी सप्लायर है वो पैसे लेगा and he will give it to the supplier, and supplier will collect it and give it to the government. मतलब he can pass on the credit to the recipient. So I am not enriching myself unjustly कि टैक्स के नाम पे मैं पैसे कलेक्ट करूंगी और आपको ITC नहीं दूंगी, ऐसा नहीं। I'll collect the tax paid to the government and you can claim ITC. So we always believe in the principle of unjust yes, so unjust enrichment ये करना अलाउड नहीं है। हर कोई जस्ट रहेगा और हर कोई अपने पैसे गवर्नमेंट को दे देगा, तो सामने वाले को आईटीसी पास ऑन कर सकते हैं। करेक्ट? उसके बाद अभी क्या है? स्टेट द नेम ऑफ द आउटपुट टैक्स अंडर जीएसटी वेयर एनी इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन बी यूटिलाइज्ड। आईजीएसटी, आईजीएसटी के लिए कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट का सेट ऑफ लेना अलाउड है। अब 5th पॉइंट, Mr. A has deposited a sum of 30,000. Mr. A has deposited a sum of 30,000 under the major head IGST and minor head interest. Minor head interest है and major head कौन सा है? IGST. Minor head interest and major head IGST. At the time of filing GSTR 3B for a particular tax period, he noticed there is no sufficient amount under the minor head tax towards payment of 30,000. तो minor head में पैसे नहीं थे। When approached with the consultant, A was guided to deposit the tax amount again under the correct head of account and claim a refund of that 30,000 which was under the interest head. ऐसा करने की जरूरत है नहीं। तो as per section 49(10), cross utilization of amounts, cash balance from one any major and minor, ऐसा नहीं कि major to major ही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। Any major head to another major head or any minor head to another minor head is possible, and hence he need not deposit and he will can use that money to pay the tax. He will have to file a PMT 09 through which the money will be transferred and he can use it for paying. Correct है ना? ये बराबर है ना? आगे क्वेश्चन नंबर, Messrs ABC and company have defaulted in filing the return under section 39 of the CGST Act, GSTR 3B for the month of March within the specified due date. Reason for such delay is attributable to delay in closure of books. तो ABC defaulted in filing the return, उसने return भरा ही नहीं for the month of March, which have been finalized in May. The GST common portal prompted the late fee payment of 2,000 under CGST and SGST each. Accountant Messrs ABC sought your confirmation for payment of such late fee through balance available in e-credit ledger. So can I use the balance available in e-credit ledger? मुझे late fee pay करनी है 2000 की. Can I use the e-credit ledger? नहीं. इसलिए तुमको पता है मैंने तुमको लर्न करने के लिए बोला एक थ्योरी पॉइंट वहां पे, हाँ, कि मैंने आपको लिखा है एज पर सेक्शन 49 द बैलेंस अवेलेबल इन द ई क्रेडिट लेजर कैन बी यूज ओनली टू पे output tax liability. It cannot be used to pay fees, interest, penalty and others and RCM tax. ये provision of law हो गया. Then आप बोलोगे in this case the late fee of 2000 hence cannot be used using the e-credit ledger. It should be paid in cash. Therefore the opinion तो जो guidance है will guide him that नहीं वो e-credit ledger use नहीं कर सकते. सही है क्या? क्या रे? ओके क्या? 7.
Sahil is a supplier of taxable goods in Karnataka. He got registered under GST in the month of September and he wishes to pay IGST liability for the month of March. Since he is making the GST payment for the first time, he is of the view he needs to mandatorily have online banking facility to make the payment. Offline payment is not permitted under GST. You are required to appraise Sahil regarding the various modes of deposit. अब मैं आपको बोलती हूँ, एक मिनट सुन के लेना. इसमें आरटीजीएस और एनईएफटी भी ऑफलाइन ही है, मतलब मैं नहीं पे करती हूँ, वो कौन करता है? गवर्नमेंट करता है. मेरे पास अगर इंटरनेट बैंकिंग नहीं है, मतलब आई डोंट हैव इंटरनेट बैंकिंग, कैन आई गो टू द बैंक? यस. एंड ऑफलाइन इज ओवर द काउंटर. ऑफलाइन इज व्हाट? ओवर द काउंटर. सो व्हेन आई गो ओवर द काउंटर आई एम गोइंग टू पे, आई हैव अ लिमिट ऑफ 10,000. तो ये जो मोड्स है बहुत अच्छे से पेज नंबर 419 पे दिए. एक मिनट, वो पढ़ने से पहले एबीसी कुछ और क्वेश्चंस है. ऑल्सो ही हैज क्वेश्चंस रिगार्डिंग फॉलोइंग. आर मैनुअल चलान अलाउड अंडर जीएसटी? नो. आपको चलान कहां से जनरेट करना है? पोर्टल से, और आपको लेना है CPIN मिलेगा. What is the validity of a challan that is generated 15 days? Is cross utilization between major and minor heads of cash ledger permitted? Yes. अब देखते हैं 419. 419 का ये जो पेमेंट का मोड होगा, आप भी इसको ब्रेन मैपिंग के बुक में लिख लोगे. देखो, इंटरनेट बैंकिंग के लिए कोई लिमिट नहीं है. ओहो, इंटरनेट बैंकिंग के लिए कोई लिमिट है क्या? नहीं. दीज आर द मोड्स ऑफ पेमेंट. तो यहां मैंने लर्न करके मार्क किया है, तो या तो आप उधर लर्न करके लिखो या आप मोड्स ऑफ पेमेंट आपके ब्रेन मैपिंग बुक में लिख के लो, तो फिर एक ही जगह पे ये हो जाएगा. अब इसमें क्या बोला है? देखो, इसमें क्या बोला है? इंटरनेट बैंकिंग. इंटरनेट बैंकिंग क्या है? नो लिमिट, ऑनलाइन मोड है. क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड कोई लिमिट नहीं है, ये ऑनलाइन मोड है. एनईएफटी एंड आरटीजीएस लिमिट नहीं है, ये ऑफलाइन मोड है. ये ऑफलाइन मोड क्यों? क्योंकि मुझे इंटरनेट बैंकिंग की जरूरत नहीं है, मेरे पास नहीं है इंटरनेट बैंकिंग. आई गो टू द बैंक, आई फिल अ फॉर्म, बैंक विल डू ऑनलाइन ट्रांसफर फॉर मी. सो ये मेरे लिए एक ऑफलाइन मोड ही हो जाता है. मेरे लिए एक क्या मोड है? ऑफलाइन मोड है. इसको कोई भी लिमिट नहीं है. उसके बाद ओवर द काउंटर है, जहां पे आप 10,000 पर चलन पर टैक्स पीरियड पे करोगे. उसके बाद आप हाँ, ये फुल फॉर्म दिया है नेशनल. ये देखो, ये पेमेंट के ये दो तरीके. देखो यहां पे मैंने ऐसे लिखा है, पेमेंट के कितने तरीके? दो. एक है ऑनलाइन और एक है ऑफलाइन. अब ऑनलाइन में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई, IMPS. ऑफलाइन में OTC, यहाँ पे लिमिट है 10,000 की. आरटीजीएस और एनईएफटी को कोई लिमिट नहीं है. आरटीजीएस एंड एनईएफटी को कोई भी लिमिट नहीं है. देखो बराबर है क्या? डन है. हमने पेमेंट का चैप्टर कल ही स्टार्ट किया था ना? हाँ, तो ठीक है. अभी डन? लिख रहे हो? ओके, लेट्स गो अहेड. आगे लास्ट क्वेश्चन. लास्ट क्वेश्चन क्या है? इजी है पेमेंट का चैप्टर. ओके ना तुमको? टेंशन मत लो, सब हो जाएगा अच्छे से. जब तक वो डेट्स नहीं अनाउंस हुई तब तक ठीक थे. अब वो डेट आने के बाद सबके चेहरे ही हो गए. अरे जाने तो, कभी ना कभी तो देना ही है ना एग्जाम. ऐसे मत करो. एक्सटेंड होने के बाद भी उतना ही रिलैक्स हो जाते, फिर पढ़ाई आउटपुट उतना ही निकलता है. एक ही बार स्ट्रेच करके गिव इट एंड फिनिश इट ऑफ, बस. ठीक है, टेंशन मत लो, हो जाएगा. हाँ, अब क्वेश्चन 8 देखते हैं. क्वेश्चन 8, सुहासिनी, अ रजिस्टर्ड सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट, ऑन अकाउंट ऑफ अ इल
ill health, she could not provide any services during the month of October. तो उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, अक्टूबर से कोई भी सर्विस नहीं दी. However, she had to incur all expenses relating to her office. She paid 75,000 to various vendors. The total input tax involved on the goods and services procured by her is 13,500. Out of the total bills paid by her, one bill for 15,000 relates to security services availed for security of her office. Tax on which is payable under RCM. Input tax involved in such a bill is 2,700. तो उसको 2,700 पे करना है, उसका RCM वाला टैक्स है. What is 2,700? RCM वाला टैक्स. Suhasini is of the opinion that for the month of October no GST is payable for e-cash ledger as she has sufficient balance of ITC, मतलब e-credit ledger में sufficient balance है for payment of tax under reverse charge on security services. Do you think Suhasini is right? So if she has to pay RCM tax as per section 49 of the CGST Act, the balance in the e-credit ledger can be used only to pay output tax liability. It cannot be used to pay any interest, penalty, fees, others, or even the RCM tax. RCM tax must be paid only by e-cash ledger. Therefore, in this question, the opinion or the view of Suhasini is incorrect, and she will have to pay the RCM tax of 2,700 using the क्या e-cash ledger. Yes. एक मिनट. हो गया क्या? जीएसटी पार्ट 1 और पार्ट 2 अमेंडमेंट लेक्चर, 2 लेक्चर्स है क्या मेरे अमेंडमेंट के? एक ही है. पार्ट 1 पार्ट 2 कहाँ है शुभांगी? एक ही है ना जीएसटी का अमेंडमेंट लेक्चर. और तुमको नहीं देखना, अगर तुम फास्ट ट्रैक कर रहे हो तो नहीं देखना है, मैं तो करवा रही हूं. अब एक मिनट, यहां पे भी एक क्लैरिफिकेशन आया, फालतू सा क्लैरिफिकेशन है बट आई विल जस्ट मेंशन इट. अब सुन के लो. क्लैरिफिकेशन इन केस ऑफ रॉन्ग अवेलमेंट ऑफ IGST क्रेडिट एंड रिवर्सल देयर ऑफ. आपने क्या गलत अवेल किया? दिस इज अबाउट रॉन्ग यूटिलाइजेशन ऑफ ITC. व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? रॉन्ग यूटिलाइजेशन ऑफ ITC. रॉन्ग क्रेडिट इज अज्यूम्ड टू बी यूटिलाइज व्हेन द ई क्रेडिट लेजर फॉल्स बिलो द रॉन्ग ITC. कल कार का याद है क्या? 180 सिर्फ. अब उनका क्या बोलना है? वो 180 सिर्फ 1,80,000 सिर्फ ऐसे 180 के जैसे नहीं देखना है, उसको अलग अलग हेड्स के हिसाब से देखना है. CGST, SGST, वो 180 का भी ब्रेकअप होगा ना. तो वही बोलते हैं कि फॉर रॉन्ग IGST क्रेडिट while counting the e-credit ledger, you must take the total ITC of what? IGST, CGST, SGST will be considered and not the individual IGST balance. मतलब क्या? For wrong IGST credit, तो आपको कितना रॉन्ग है, सिर्फ IGST नहीं, आपका जो रॉन्ग हो गया आपको सब देखना है. S कितना गलत है, C कितना गलत है और I कितना गलत है. अपना जो बकेट है, इज इट मेंटेन ओनली वन टैक्स वाइज? नो, इट इज मेंटेन IGST वाइज, CGST एंड SGST वाइज. तो आपका जो गलत हुआ वो गलत सिर्फ I में गलत नहीं हुआ, वो गलत कहाँ कहाँ हो सकता है? S में और C और में भी और I में भी गलत हो सकता है. तो आपने वो लेजर जो है इंडिविजुअल IGST बैलेंस नहीं देखना, आपको टोटल ये सबका देखना है. वैसे ही बैलेंस ऑफ कॉम्पनसेशन सेस. डू यू नो वी लेवी अ कॉम्पनसेशन सेस? अ कॉम्पनसेशन सेस इज लेविड बिकॉज गवर्नमेंट को हमने, स्टेट्स को हमने प्रॉमिस किया था कि आपका जो भी लॉस होगा जीएसटी के आने की वजह से, सेलिंग स्टेट्स का लॉस हुआ, सारे मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, कर्नाटक, दे सफर्ड अ लॉट ऑफ लॉस इन जीएसटी बिकॉज पहले जो टैक्स के पैसे थे वो किसके पास जाते थे? तो पहले टैक्स के पैसे किसके पास जाते थे? हाँ यस, पहले टैक्स के पैसे किसके पास जाते थे? हाँ, पहले सेलिंग स्टेट के पास जाते थे, अब किसके पास जा रहे? बाइंग स्टेट, डेस्टिनेशन बेस. तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला? इसलिए गवर्नमेंट ने ये बोला कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कॉम्पनसेशन सेस टैक्स लगाएंगे 5 साल के लिए. अब वो लेकिन और 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया है. कोविड की वजह से इतना कलेक्शन नहीं हुआ था, तो इसलिए उन्होंने क्या कर दिया और उसको एक्सटेंड कर दिया.
अब वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने बोला कि ये आप कॉम्पनसेशन सेस जो लगा रहे हैं, अब कॉम्पनसेशन सेस जो है ना बेटा, उसका कभी भी आईटीसी वगैरह कुछ नहीं मिलता है। कॉम्पनसेशन सेस कैन बी यूज्ड ओनली फॉर कॉम्पनसेशन सेस। यहाँ पे क्या बोला, ऑल्सो द बैलेंस ऑफ कॉम्पनसेशन सेस इन द ई क्रेडिट लेजर विल नॉट बी कंसिडर्ड वाइल कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट। मतलब कॉम्पनसेशन सेस से हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कॉम्पनसेशन सेस कैन बी यूज फॉर ओनली compensation cess का set off. This is so because compensation cess का amount cannot be used for paying IGST, CGST, SGST liability. Compensation cess ITC can be used only to pay compensation cess liability. तो जो आपके ई क्रेडिट लेजर का बैलेंस है उसमें आप कॉम्पोजिशन सेस को काउंट मत करना, उसको इग्नोर करके ये सब काउंटिंग करना, रॉन्ग यूटिलाइजेशन, राइट यूटिलाइजेशन। डोंट वरी, इट इज नॉट गोइंग टू मैटर इन योर कैलकुलेशंस एनीवेयर। ये आपको सिर्फ नोट करना है तो आप कर सकते हो। क्या हो गया? ऑब्वियस है, हाँ, बट ठीक है ना, क्लैरिफिकेशन कुछ अलग नहीं बोल रहा है, इसलिए इट्स ओके। हो गया? मैं आज नहीं रजिस्ट्रेशन भी मुझे यूट्यूब पे लेना है, फिर पेमेंट को कितना टाइम लगेगा वो हाफ ऑफ लेक्चर नहीं ले सकते। सो आई विल डू रजिस्ट्रेशन इन वन गो, दैट इज वाई आई विल स्टार्ट विथ एग्जाम्शन। ओके, करूँ मैं एग्जाम्शन से स्टार्ट? अब सुनना, एग्जाम्शन के चैप्टर के लिए ना डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास एक वो स्टोरी भी है जो मैंने पीओएस के लास्ट लेक्चर में एक बार बोली थी, वो हम बाद में देखेंगे। पहले मैं अभी एग्जाम्शन को लर्न कैसे करना है इसके लिए एक स्टोरी काइंड ऑफ थिंग थी कि आप इतने सारे एग्जाम्शन है तो हम याद कैसे रखेंगे कि कौन सा एग्जाम्शन और कौन सा नहीं है। अब ये एग्जाम्शन वाले जो पार्ट है इसके भी हैंड रिटन नोट्स मुझे इनफैक्ट रेगुलर के क्लास के बच्चों को भी देने ही है, तो मैं आपको ये दिखाती हूँ। बहुत अच्छे से हमने यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स बनाए कुछ इंपॉर्टेंट सर्विसेज के। अब ध्यान से देखना, ये एग्जाम्शन का चैप्टर इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंस में जब पहले वो 3 नए चैप्टर्स नहीं होते थे ना, तो क्या इंपॉर्टेंट होता था, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर लाइक वीओएस पे क्वेश्चन आता ही है, टीओएस पे आता है, आईटीसी सप्लाई और ये exemption. These 5 used to cover your 70 to 80% of the weightage syllabus का, VOS, TOS, ITC, supply and exemption and registration पे कुछ छोटा मोटा क्वेश्चन, रिटर्न्स पे कुछ छोटा मोटा क्वेश्चन, तो ये मेजर पार्ट है। बट अब 10 मार्क्स बढ़ गए तो वो 10 मार्क्स बढ़ गए तो वो 3 चैप्टर्स भी बढ़ गए, तो TDS TCS इज अगेन ईजी एंड आपको
TDS TCS तो इजी है और आपका POS भी इजी और मैनेजेबल है। तो VOS TOS ITC सप्लाई एग्जम्पशन ये वाला जो पार्ट है आपको बहुत अच्छे से तो करके ही जाना है, क्योंकि ITC का क्वेश्चन इसी से आएगा और VOS TOS पे क्वेश्चंस भी आपको आएंगे, तो ये वाला तो इम्पोर्टेंट है ही। अब इसके आगे आपको ये समझना है कि कुछ चीजें जो है एग्जम्पशन के चैप्टर में, कुछ चीजें जो क्या है एग्जम्पशन के चैप्टर में आपको लगेगा कि ये याद कैसे रहेगा, आपको याद नहीं, आपको वो सर्विस देख के क्लिक होता है कि यार ये एग्जम्पशन में, तो आप ये याद कैसे होता है उसका टेंशन मत लो, याद होता है वो सर्विस देख के आपको क्या होगा, क्लिक होने वाला है। अब जैसे कि मैं आपको बोलती हूँ कुछ सर्विसेज कौन सी एग्जम्प्ट होनी चाहिए, चैरिटी, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पी एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, कुछ ही है उसमें ज्यादा नहीं है, बैंकिंग, सर्विसेज बाय CGSGUT, सर्विसेज टू द गवर्नमेंट, सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट, लीगल सर्विसेज। तो यहाँ पे जैसे लीगल सर्विसेज है, तो आई थिंक मैंने जैसे मैं फिर से वो देखती हूँ, मुझे भी एग्जैक्टली सारी वो हमने एक ऐसी स्टोरी बनाई थी कि एक फार्मर है, तो एग्रीकल्चर से कि एक फार्मर है वो गांव में रहता था, उसके 2 बेटे थे, उसकी बहुत इच्छा थी कि वो बहुत पढ़े, दैट इज एजुकेशन। फार्मर है तो एग्रीकल्चर, उसकी इच्छा थी कि उसके 2 बेटे बहुत पढ़े, पढ़ लिख कर बड़े हो जाए, तो एक उसमें से लॉयर बनता है, एक डॉक्टर बनता है। सो लॉयर मीन्स लीगल सर्विसेज, डॉक्टर मीन्स मेडिकल एंड हेल्थ केयर सर्विसेज। तो वो जो है वो सिटी में चले जाते और बहुत पैसे कमाते, और वहां से फिर वो क्योंकि पैसे कमाते तो बहुत ज्यादा चैरिटी करते, तो वो क्या करते, बहुत ज्यादा चैरिटी करते, तो वहां से आ गया चैरिटी। अब जो वो पढ़ाई करने के लिए सिटी में जाते तब ट्रांसपोर्टेशन की बहुत तकलीफ हो रही थी उनको, गांव से सिटी में ट्रांसपोर्टेशन का बहुत दिक्कत हो रहा था, लेकिन उन्होंने कैसे तो भी करके पढ़ लिए, हो गए, और उसके बाद उन्होंने बहुत पैसे कमाए और उन्होंने क्या चालू करना किया, चैरिटी चालू की। तो इस तरीके से, या फिर आप फिर बोल सकते हो कि फिर उसने बैंक से लोन लिया, बैंक से लोन लेके कुछ बिजनेस सेटअप किया और समथिंग लाइक दैट, देन द स्टोरी हैज टू गो हेड। सो समथिंग एल्स दैट एज इट कम्स वील थिंक ऑफ इट। और फिलहाल तो ये बेसिक है कि ये तो मेन सर्विसेज है। जैसे तो हमने ये भी किया था कि हाँ, उसने उसके बाद एक ने आर्टिस्ट के साथ शादी कर ली और समथिंग लाइक दैट। देयर इज अ आर्टिस्ट ऑल्सो कि 1.5 लाख तक आर्टिस्ट की सर्विसेज है, वो भी एग्जम्प्ट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये चैरिटी, हेल्थ केयर, एजुकेशन, ये सब हो गया, बैंकिंग, लीगल सर्विसेज। हाँ, तो अब मैं आपको बताती हूँ, एजुकेशन भी बहुत बड़ा है, इसमें से 5-6 सर्विसेज बड़ी है। अगर 5-6 सर्विसेज बड़ी वाली हो जाए तो रेस्ट आर वेरी वेरी स्मॉल सर्विसेज एंड मैनेजेबल। तो हम कॉम्बिनेशन करेंगे, हम 2 बड़ी सर्विसेज कुछ छोटी, 2 बड़ी फिर कुछ छोटी, इस टाइप से हम कॉम्बिनेशन करेंगे। अगर मैं आपको जो लिखाया हुआ पार्ट है वो दिखाती हूँ, बट उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि चैरिटी सर्विसेज में क्या क्या होता है। अब देखो, चैरिटी सर्विसेज मतलब क्या, चैरिटेबल ट्रस्ट, चैरिटेबल ट्रस्ट प्रोवाइडिंग चैरिटी सर्विसेज। ओके, नाउ ध्यान से सुन के लो, लिसन टू इट लाइक अ स्टोरी, यू हैव टू लिसन टू इट लाइक अ स्टोरी। Now charitable trust क्या है? These charitable trusts are somebody who are providing charitable activity. कोई भी एक्टिविटी नहीं, जैसे अभी रामदेव बाबा का पतंजलि is into selling of these products also, वो एक्टिविटी नहीं, बट रामदेव बाबा इज डूइंग योगा, देन दैट इज चैरिटी। तो चैरिटी की डेफिनेशन जानना बहुत जरूरी है। चैरिटेबल ट्रस्ट अगर चैरिटेबल एक्टिविटीज करता है देन इट इज एग्जाम फ्रॉम GST। नाउ व्हाट इज चैरिटेबल एक्टिविटीज, ये देखना है। दूसरा, अगर PKD डज ऑडिट ऑफ अ चैरिटेबल ट्रस्ट, आई डू ऑडिट ऑफ अ चैरिटेबल ट्रस्ट, ये एग्जाम्प्ट नहीं है। सर्विसेज टू चैरिटेबल ट्रस्ट आर नॉट एग्जाम, बट सर्विसेज बाय चैरिटेबल ट्रस्ट आर एग्जाम। तीसरा, क्या सारी सर्विसेज चैरिटेबल ट्रस्ट की एग्जाम्प्ट होगी? द आंसर इज नो। चैरिटेबल ट्रस्ट की सिर्फ और सिर्फ चैरिटेबल सर्विसेज ही एग्जाम्प्ट होगी। जैसे रामदेव बाबा का कुछ प्रोडक्ट्स है, कमर्शियल प्रोडक्ट्स है, तो ये वाली सर्विस एग्जाम्प्ट नहीं होगी। अब चैरिटी में क्या क्या आता है वो हम पढ़ेंगे। चैरिटी से ही और एक चीज होती है, चैरिटी से रिलेटेड है, चैरिटी से रिलेटेड है। जैसे कि कोई पुजारी है, वो शादियां करवाता है, रिलीजियस कंडक्ट ऑफ रिलीजियस सेरेमनी, वो शादी के लिए पैसे लेता है, शादी करवाने के लिए, या किसी की डेथ का कुछ इवेंट या कुछ पूजा होती है वो करने के लिए पैसे लिए, तो ये जो पंडित को हम पैसे देते हैं इसके ऊपर GST नहीं लगता है। कंडक्टिंग ऑफ रिलीजियस सेरेमनी इज एग्जाम
एग्जम्प्ट आया तो पर्क्विसिटी आता है दिमाग में एकदम। इज एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। सो ये पंडित जी की जो फीस होंगी ये एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो चैरिटी में क्या क्या देखो, कंडक्टिंग ऑफ रिलीजियस सेरेमनीज। उसके बाद मंदिर जो होता है कि मंदिर के बाहर अगर आप ध्यान देते हो कि जैसे ही हम मंदिर में एंटर करते हैं, मंदिर को जाने से पहले आजू बाजू दुकानें होती है, पहले कुछ मंदिर में धर्मशाला होती है, वहां पे रहने की अरेंजमेंट की जाती है। और फिर आता है टेम्पल। जैसे कोई बड़ा प्रीमाइसिस है, जैसे हम शिरडी में जाएंगे या कोई बड़े मंदिर में जाते हैं, तो पहले जब आप जाते हो तो पहले बहुत दुकानें होती है, वो दे सेल, भगवान की फोटो सेल कर रहे हैं, कोई प्रसाद सेल कर रहा है, कोई फूल बेच रहा है। पता है ये सब किसके प्रीमाइसिस है? ये सारी मंदिर की एरिया है। मंदिर ने ये रेंट पे दे रखा है। तो मंदिर 3 चीजें रेंट पे भी दे सकती है। ये सब चैरिटी, रिलीजन एक साथ मैं आपको बता रही हूँ। अब देखो मंदिर क्या कर सकता है, मंदिर 3 चीजें रेंट पे दे सकता है। मंदिर क्या क्या रेंट पे दे सकता है? ये शॉप्स रेंट पे देगा। अगर इसका रेंट 10,000 से कम है तो पर मंथ 10,000 पर मंथ से कम है तो जीएसटी एग्जम्प्ट होगा, इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। अगर दूसरी चीज ये रेंट पे दे सकता है वो है धर्मशाला रूम्स। कुछ मंदिर के रूम्स बहुत बढ़िया होते हैं, बहुत नॉमिनल चार्ज पे होते हैं। तो ये अगर चार्जेस पर डे के 1,000 रुपीज से कम है, लेस देन 1,000 देन इट इज एग्जम्प्ट, इक्वल टू 1,000 टैक्सेबल, मोर देन 1,000 टैक्सेबल रूम्स। और दूसरा होता है हॉल। उनके यहाँ कुछ हॉल होता है। कुछ लोग जैसे गुरुद्वारा में शादी करते हैं या बच्चे की नामकरण की सेरेमनी करेंगे, तो ये जो हॉल में फंक्शन किए जाते हैं, अगर 10,000 पर डे से कम है तो एग्जम्प्ट होगा, एग्जैक्टली 10,000 और मोर है तो ये टैक्सेबल होगा। अब मेन मुद्दा यहां बचता है कि सिर्फ चैरिटी देखना है, सिर्फ रिलीजन और चैरिटी की बात हो रही है। वैसे ही जैसे मैं आपको बोलूं कि 2 रिलीजियस पिलग्रिमेज है, एक है हज की यात्रा और दूसरी है कैलाश मानसरोवर। ये 2 बहुत ही लोगों के दिल के करीब है। तो इस रिलीजियस पिलग्रिमेज को ऑर्गेनाइज किया जाता है, एक गवर्नमेंट बोर्ड होता है और इनके थ्रू ही ऑर्गेनाइज होता है। तो ये जो आप रिलीजियस पिलग्रिमेज ऑर्गेनाइज करोगे, ये टूर जैसा ही हो जाता है। इसके ऊपर जीएसटी का एग्जम्पशन दिया, क्योंकि ये दोनों सारे रिलीजियस पिलग्रिमेज को नहीं, बट ये 2 ही रिलीजियस पिलग्रिमेज को हमने जीएसटी से छूट दे रखी है। मुद्दा है चैरिटी और रिलीजन का। पहला मुद्दा क्या है? चैरिटी और रिलीजियस इसका। अब फिर से यहां देखो मैंने आपको कैसे लिख के दिया है, ध्यान से देखेंगे हम। इसको मुझे थोड़ा टाइम लगेगा आपको फाइल देने में, क्योंकि ये सब ना यहाँ बाजू वाले में लिखा हुआ है। तो मैं इसको क्या करूंगी, इसको कट करके मुझे दूसरी जगह डालना पड़ेगा। ओके, तो चैरिटी से रिलेटेड क्या हो रहा है, ध्यान से देखो। चैरिटी से रिलेटेड क्या है? चैरिटेबल ट्रस्ट कौन सी सर्विसेज दे रहा है? ये देखो चैरिटी सर्विसेज दे रहा है और अदर सर्विसेज दे रहा है। या कौन सी सर्विसेज दे रहे हैं? अदर। आप अदर सर्विसेज दोगे तो वो टैक्सेबल है, लेकिन आप चैरिटेबल सर्विसेज दोगे तो हम उसको क्या बोलेंगे? एग्जाम बोलेंगे। अब चैरिटेबल ट्रस्ट का रजिस्टर्ड होना जरूरी है अंडर इनकम टैक्स, अंडर सेक्शन 12AA और अंडर सेक्शन 12AB। चैरिटी की डेफिनेशन में क्या क्या आता है? चैरिटी की डेफिनेशन में आता है एजुकेशन, हेल्थ केयर, योगा को भी चैरिटी में माना जाता है। स्पिरिचुअलिटी को भी चैरिटी में माना जाता है। रिलीजियस टॉक्स, मोटिवेशनल टॉक्स जो सदगुरु जी है या अलग अलग जो आपके मोटिवेशनल एंड रिलीजियस गुरुज होते हैं, वो लोग अगर दे रहे तो इन सबको क्या माना जाता है? चैरिटी में माना जाता है। स्पिरिचुअल, रिलीजियस। ओल्ड एज होम में अभी किसके लिए है? चैरिटेबल ट्रस्ट का काम है ओल्ड एज होम है। रेसिडेंट है, सीनियर सिटीजन है, 60 इयर्स एंड अबाव, एंड प्लस आपका चार्जेस जो है अप टू 25,000 है। चार्जेस जो है अप टू 25,000। हाँ, ओह बॉयज के लिए तो कुछ नहीं होने वाला, एट द मोस्ट। फिर भी वो तो गर्ल्स के लिए होता है कि नहीं? हंस क्या रहे तो यहां से देखो, एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, योगा है, स्पिरिचुअल, रिलीजियस, ओल्ड एज होम, रिहैब वर्क है। रिहैबिलिटेशन काम भी कर सकते चैरिटेबल ट्रस्ट। जैसे कोई अडिक्ट है, ड्रग्स, नार्कोटिक्स एडिक्शन है तो उनका रिहैब सेंटर है। या इसको भी हमने बोला कि बाबा यार इसको भी चैरिटी के इसमें डालेंगे, प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, नहीं तो खराब ही हो जाएगा। यू नो मेनी ऑफ दिस ट्रस्ट हैव वर्क ऑफ रिवर को रिवाइवल करना, क्लीनिंग करना। पानी का फ्लो ही नहीं है, बहुत कचरा ही पड़ा हुआ है, तो वो रिवर क्लीनिंग, तो ये एनवायरनमेंट प्रिजर्वेशन करना, ये भी चैरिटी माना जाएगा। एजुकेशन किसका? एजुकेशन ऑफ ऑर्फनेज पीपल, मेंटली ट्रॉमेटाइज्ड लोग हैं, who've gone through some acid attack, gone through some very bad thing in their life, तो if they mentally सदमे में है, जैसे फिलहाल तुम लोग हो,
आईसीआई के नोटिफिकेशन आने के बाद तुम लोग भी सब सदमे में हो, ऐसे ही बिहेव कर रहे हो, तो मेंटली ट्रॉमेटाइज्ड। अब क्या हो गया? फोन गिरा। अब सुनो, मेंटली ट्रॉमेटाइज पीपल, प्रिजन्स में कहां पे रे, और जाके इधर मैंने सब कैसे लिखा है रे, इनको क्या ब्रेक चल रहा है क्या, क्या चल रहा है इनका? अभी वो उनको सीरियसनेस समझा नहीं, उनको लग रहा है कि मैम छुट्टी दो, ब्रेक दो, पार्टी दो। प्रिजन्स, तो आप प्रिजनर्स को पढ़ाओ, आप ऑर्फनेज बच्चों को पढ़ाओ, या ऐसे लोग हु आर 65 ईयर्स एंड अबाउ इन रूरल एरिया, 65 ईयर्स एंड अबाउ इन रूरल एरिया, इन लोगों को आप पढ़ाओ, तो फिर ये चैरिटी में आएगा, तो ये सब एग्जम्प्ट होगा। ये जो है सीनियर सिटीजन्स के लिए, ओल्ड एज होम किसके लिए, सीनियर सिटीजन हुआ 60 एंड अबाव, प्लस जिनका 25,000 पर मंथ तक। ओल्ड एज होम फ्री में नहीं होते, दे चार्ज मनी, सो इफ दे चार्जिंग अप टू 25,000 पर मंथ इट इज एग्जाम, बट इफ योर ओल्ड एज होम इज वेरी सुपर हाई एंड वेरी पॉश एंड इज चार्जिंग मोर देन 25,000 पर मंथ, देन इट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल। इंक्लूसिव? नो, इट इज नॉट इंक्लूसिव, इतना ही यही होना चाहिए। अभी जो जामनगर है वो उसका जो बनता है कुछ करा ना, एनिमल्स का क्या था एग्जैक्ट नाम है? हाँ, बट उनके ऑब्जेक्ट में क्या, प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट तो नहीं है ये कवर्ड, वो चैरिटी में नहीं है, हो सकता है क्यों, कहाँ आएगा एनवायरनमेंट में? अभी हाँ थोड़ा बहुत वही, अभी ट्रस्ट के जिसके ऑब्जेक्ट्स कैसे बने उसके ऊपर भी देखना पड़ेगा, आपके ऑब्जेक्ट्स में भी तो वो होना चाहिए। तुम सीएसआर में ब्लॉक क्रेडिट है, सीएसआर के ऊपर कुछ भी खर्चा है तो वो ब्लॉक क्रेडिट है, बट ये चैरिटेबल ट्रस्ट कर रही है क्या? 12/12 कौन कर रही है एक्टिविटी? ट्रस्ट के थ्रू करवाया होगा। हाँ, सो ट्रस्ट के थ्रू, अगर ट्रस्ट का ऑब्जेक्ट है प्रिजर्वेशन ऑफ, हाँ तो प्रिजर्वेशन ऑफ अगर एनवायरनमेंट उसका ये होगा तो फिर देन इट इज नॉट गोइंग टू बी टैक्सेबल, इट विल बी एग्जम्प्ट, then it will be exempt. But now let us understand, ये सर्विसेज किसको, टू चैरिटेबल ट्रस्ट आर एग्जम्प्ट, ये आपको समझा क्या इधर? ये समझा कि नहीं समझा? हाँ, अगर नाउ कंडक्टिंग ऑफ रिलीजियस सेरेमनीज, इफ यू आर कंडक्टिंग रिलीजियस सेरेमनीज इट इज एग्जम्प्ट, लाइक नेमिंग सेरेमनी, मैरिज एक्सेट्रा, ये सब क्या हो जाएगा? एग्जम्प्ट हो जाएगा। अब रेंटिंग ऑफ रिलीजियस प्रीमाइसेस, ये भी आपको बोला, यू आर रेंटिंग अ रूम, चार्जेस कितना है? लेस देन 1,000 per day, exempt. You're renting a hall less than 10,000 per day, exempt. Shops less than 10,000 per month, exempt. इसका एग्जाम्पल मैंने सिर्फ एक ही इसमें दिया, यू कैन अंडरस्टैंड। जैसे रूम के चार्जेस 800 पर डे, तो ये एग्जाम्प्ट है बिकॉज इट इज लेस देन 1,000, बट रूम के चार्जेस है 1,000 पर डे, इट इज फुल्ली टैक्सेबल। रूम के चार्जेस है 1,200 पर डे, इट इज फुल्ली टैक्सेबल, मतलब आप पूरे 1,200 पे जीएसटी पे करोगे। सो ये जो धर्मशाला, मंदिर के आजू बाजू के शॉप्स, हॉल और उनका क्या है, रूम्स, हाँ ये सब पे एग्जम्पशन मिलता है, प्रोवाइडेड इट इज विद इन दिस लिमिट। ओके, ये क्या हो गया? चैरिटी वाला हो गया। और चैरिटी में एक और है थोड़ा सा पार्ट, वो वहां से पढ़ के बताती हूँ। बट ये तुमको समझा क्या? ये तुमको समझ में आ रहा है क्या? इजी है ना, इसमें कुछ ये नहीं है, ये वाला ऐसा है तो ऐसा एग्जम्प्ट है, ऐसा एग्जम्प्ट है। इधर मेरा कुछ थोड़ा बहुत है। हाँ, अब देखो, रिलीजियस इसमें और एक पार्ट आता है, रिलीजियस इसमें और एक पार्ट आता है, ये है वो हाँ रिक्रिएशन। ये देखो, ट्रेनिंग, अगर कोई ट्रेनिंग हो रहा है, भाई ये एग्जैक्ट चैरिटी में हम नहीं बोल सकते, सिर्फ एक ही पार्ट इसमें चैरिटी है। जैसे कि देखो, ट्रेनिंग एंड कोचिंग, ये क्या हो रहा है आपको, हम क्या दे रहे हैं? ट्रेनिंग एंड कोचिंग। मैं उसको कट करके यहाँ शिफ्ट कर देती हूँ, हाँ उसको बाद लिख देती हूँ फिर मैं। नहीं, आपके लिए रेडी करती हूँ ना, सब एक तरफ हो जाएगा तो मुझे भी इजी हो जाएगा ना आपको देने के लिए। अब सुनो, ट्रेनिंग, नाउ दिस इज द नेक्स्ट पार्ट। नाउ व्हाट इज दिस नेक्स्ट पार्ट टॉकिंग अबाउट? कुछ भी, अरे
उसको उस तरफ ही क्यों जाने का है? जाने दो, आई एम नॉट ड्रॉइंग अ लाइन. नाउ पे अटेंशन, व्हाट इज हैपनिंग हियर? Okay, pay attention. Shh. Hey, listen. Training and coaching. Training and coaching relating to arts and culture. Now, what training and coaching I am giving you? This is not arts, this is not culture. This is taxable. ट्रेनिंग एंड कोचिंग फॉर ड्राइंग क्लासेस है, हॉबी क्लासेस है, सिंगिंग क्लासेस है, इसके ऊपर आपको जीएसटी नहीं लगेगा. ट्रेनिंग एंड कोचिंग ऑफ आर्ट्स एंड कल्चर, लेकिन ये कौन दे? तो वो भी इफ इट इज गिवन बाय इंडिविजुअली अमेंडमेंट है. बहुत पहले ये कोई भी दे सकता था, अभी ये कौन दे सकता है? इंडिविजुअल. सो ये ट्रेनिंग जैसे कि घर पे समबडी इज अ गुड सिंगर एंड ऑन अ पर्सनल लेवल, इंडिविजुअल लेवल. हाँ, अभी आपने भारी ऐसा सिंगिंग इंस्टीट्यूट खोल दिया, उसको कमर्शियल कर दिया, उधर ही सारे म्यूजिक्स भी है, सारे इंस्ट्रूमेंट्स भी है. दिस इज ऑन अ लार्ज स्केल एंड कमर्शियल. We don't want to give you the exemption, but we are giving you this exemption. If we are giving you this exemption, if there is training, if there is training and coaching, और ये training और coaching कौन दे रहा है? This is for arts and culture से related, given by individual. Anybody else is giving this training and coaching, it is going to become taxable. Now training in sports, तो वैसे ही क्या है? training in sports. So training in sports is going to be given by charitable trust, then it is going to be exempt. तो कौन दे रहा है आपको ये ट्रेनिंग? चैरिटेबल ट्रस्ट दे रहा है, तो ये क्या होने वाला है? exempt. और ये ट्रेनिंग एंड कोचिंग किससे रिलेटेड है? आर्ट्स एंड कल्चर. इंडिविजुअल दे रहा है तो exempt है, और इंडिविजुअल को छोड़ के कोई अदर्स दे रहा है तो इट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल. इट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल. समझ में आ गया क्या? यस. तो ये कौन सा पार्ट हो गया हमारा? चैरिटी वाला हो गया. किसी को कोई डाउट है क्या चैरिटी में? इसके आपको हैंड रिटन नोट शेयर कर दूं ना? आपको कॉपी करने में मतलब नहीं है, लिखने में भी मतलब नहीं है, ये आप देख देख के भी कर ही सकते हो. अब आपको यहां से एक बार जस्ट वो बता दूं तो ये कैसा है, देखो. अब आपको चैरिटेबल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ चैरिटेबल ट्रस्ट, ये मैंने कवर कर दिया. रेंटिंग मैंने कवर कर दिया. हाँ, वहां पे ये नहीं लिखा हुआ है तो ये भी लिखते हैं. रिलीजियस पिलग्रिमेज कौन सी वाली है? रिलीजियस पिलग्रिमेज में इसको भी शिफ्ट कर दूं क्या इधर? उप्स, फिर सब कंप्लीट हो जाएगा बराबर ना? दीज टू, ये क्या है? दो रिलीजियस पिलग्रिमेज, टू रिलीजियस पिलग्रिमेज, ये क्या हो जाएंगी? एग्जम्प्ट हो जाएंगी. कौन सी दो? ओके क्या ये? ओके ना? हाँ, अब देखते क्या क्या चैरिटी में इधर एग्जम्प्ट है. पहला, चैरिटेबल ट्रस्ट की एक्टिविटीज, हाँ हमने पढ़ ली. रेंटिंग ऑफ रिलीजियस प्रीमाइसेस, ये मैंने बता दिया. कंडक्टिंग ऑफ रिलीजियस सेरेमनी, ये मैंने बता दिया. दो चैरिटेबल हज कमेटी एंड कैलाश मानसरोवर की दो पिलग्रिमेज, ये क्या होंगी? एग्जम्प्ट होंगी. सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रेनिंग भी मैंने बता दिया. अब मेन इधर क्या पढ़ना है? ये है चैरिटी. चैरिटी का मतलब क्या है? सबसे पहले द चैरिटेबल ट्रस्ट शुड कैरी आउट चैरिटेबल एक्टिविटीज. इफ यू कैरी आउट नॉन चैरिटेबल इट विल बिकम टैक्सेबल. तो पब्लिक हेल्थ है, हेल्थ में क्या क्या ना? केयर एंड काउंसिलिंग ऑफ टर्मिनली इल पीपल, रिहैब सेंटर्स है, HIV and public awareness among family planning, HIV, advancement of any religion, spirituality, या पढ़ाने का काम किसको? ABCD को, मतलब वो ऑर्फनेज को जाके पढ़ाना, 65 ईयर्स के अबाव लोगों को पढ़ाना, प्रिजनर्स को जाके पढ़ाना, मेंटली ट्रॉमेनाइज लोगों को पढ़ाना. हाँ, तो ये सब चैरिटी में आ गया. 65 ईयर्स एंड अबाव रूरल एरिया में, तो ये हो गया. रेंटिंग ऑफ रूम्स का मैंने बहुत इजी वे में आपको बता दिया है. तो एक सर्विस तो हो गई, कौन सी वाली? चैरिटी. इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? पक्का? तो हम 2-3 ऐसी सर्विसेज करते, पीछे 2-3 क्वेश्चंस होंगे, हाथों हाथ वो कर लेंगे. करेक्ट है क्या? अब मैं आपको एग्रीकल्चर बताती हूँ, फिर हेल्थ केयर भी बता देती हूँ, ठीक है? अब ध्यान से, तुमको समझ में आ रहा है ना? क्यों? और इसको ऐसे ही समझा सकती हूँ ना? और कैसे करेंगे इसको? ऐसे ही बताना पड़ेगा ना. ये तो ऐसे ये एग्जम्प्ट है. वाओ, एग्रीकल्चर. ये देखने से पहले मैं आपको समझाती हूँ, फिर यहां से पढ़ के बताऊँ, ठीक है? एग्री, ठीक है. देखो, एग्री में फंडा क्या है?
ये स्टोरी हमारी फार्मर से ही स्टार्ट होती है। देखो फार्मर है, फार्मर के दो बेटे हैं, फार्मर को उनके बच्चों को बाहर भेजना है पढ़ने के लिए, तो दैट इज एजुकेशन। एक लॉयर बनता है, एक डॉक्टर बनता है, और फार्मिंग आ गया, और वो लोग बहुत पैसे कमाते और फिर क्या करते हैं, चैरिटी करते हैं, तो चैरिटी भी एग्जम्प्ट है। हाँ हाँ, बाहर ट्रांसपोर्टेशन, सिटी में जाते हैं बेचारे पढ़ने के लिए जाते हैं, आना जाना उनका बहुत ट्रांसपोर्टेशन मुश्किल है वहां से करना, ठीक है। अब देखो क्या हो गया रे, क्या हो गया तुमको? हाँ, पढ़ाई के लिए लोन लिया, ठीक है, वो भी ऐसे कर सकते हैं, पढ़ने के लिए लोन लिया, ट्रांसपोर्टेशन के लिए लोन। सभी स्टोरी बहुत ठीक है, बढ़ाएंगे अपन। अभी स्टोरी मैंने स्टार्ट ऐसे की है, उसको खत्म कैसे करना है तुम लोग डिसाइड करो, ठीक है। चलो अब सुनो, सुनते अभी, चलो चलो। क्या हो गया रे? आज ये नहीं है, सिद्धि नहीं है, आज ये भी नहीं आई है, वो ये भी आती है, मयूरी भी आती है रेगुलरली, वो भी नहीं है, और वो तो ऑनलाइन ही कर रही है, वो तो जीएसटी में गायब ही हो गया है। जीएसटी नहीं कर रहे हैं ना, वो कर रहा है, घर से कर रहा है, ठीक है। आपको हमारा नाम पता है क्यों नहीं, रेगुलर वाली है, दर्शन। दर्शन अभिषेक, दर्शन अभिषेक प्रथम, हाँ ये मुझे पता है, विकास ये रेगुलर ये, बट ही वॉज ऑल्सो देयर अर्लियर। व्हाट वाज योर नेम? अजिंक्य, हाँ ठीक है, कल पूछना भी मुझसे। चलो अब एग्री, हाँ टेस्ट कर लेना मेरी। इसका नाम भूल गए, इसका नाम तो मैं अभी भूल गई, प्रथम, हाँ ठीक है, ओके। अब देखते हैं एग्रीकल्चर, ओके। हाँ, बट बाय फेस आई नेवर फॉरगेट यू ऑल, इफ आई मीट यू ऑल समवेयर, तो फॉर श्योर आई नेवर फॉरगेट एनी ऑफ माई स्टूडेंट्स बाय फेस, फॉर श्योर। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्या होता है, बेसिक एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, राइट फ्रॉम फार्म पे सीड्स ग्रो करना से उसको प्राइमरी मार्केट तक पहुंचाना। कहां तक पहुंचाना? प्राइमरी मार्केट तक। ये जो पूरी एक्टिविटी होगी ये एग्जम्प्ट होगी, ये जो पूरी एक्टिविटी होगी ये क्या होगी, एग्जम्प्ट होगी। अब देखो आप क्या करते हो, पहले तो फार्म आपको सीड टेस्टिंग करना है, सॉइल टेस्टिंग करना है, मतलब आपने कुछ एग्रीकल्चरल एक्सटेंसिव एक्टिविटीज बोलते हैं, जहां पे आपने टेक्नोलॉजी का यूज किया, सॉइल टेस्टिंग किया, सीड टेस्टिंग किया, इसके लिए जो भी फार्मर्स को ट्रेनिंग दिया, ये सब एग्जम्प्ट होता है। उसके बाद वो फार्मर ने फार्म लेबर मंगाया, लेबर कॉन्ट्रैक्टर को बोला कि मुझे लेबर दो, आजकल लेबर मिलना बहुत मुश्किल है, फार्मर्स के जो बच्चे हैं उनको फार्मिंग करना ही नहीं, उनको यहाँ आना है, बट फार्मिंग इज एक्चुअली इफ डन वेरी प्रॉपरली एंड मैनेज इट प्रॉपरली इट इज गुड एंड प्रॉफिटेबल ऑल्सो। अब ये जो फार्मिंग करते, फार्मिंग के लिए मुझे मशीनरी लगता है, रेंटिंग ऑफ एग्रो मशीनरी एग्जम्प्ट, फार्मिंग के लिए फार्म लेबर लगता है एग्जम्प्ट, आपको फार्मिंग के लिए बाजू का लैंड रेंट पे लेना है और उसको यू वांट टू यूज इट एज अ ग्रीन हाउस स्टोरेज, इट इज एग्जम्प्ट, ट्रेनिंग ऑफ फार्मर्स ये एग्जम्प्ट है। अब आप सोचो ना कि फार्मिंग किया, फिर कटिंग किया ट्री, उसको लोडिंग पैकिंग करना और उसका पैकिंग करना। अब जो फार्मर जो है वो पैकिंग करेगा, वो अनियन का 1-1 केजी का पैकेट नहीं बनाएगा, वो 10-10 केजी का 1-1 पोता या सैक बनाएगा, वो प्राइमरी मार्केट में जाता है। फिर प्राइमरी मार्केट के लिए पहुंचाने तक जो करना पड़ेगा, आपको पैकिंग करना पड़ेगा, लोडिंग करना पड़ेगा, अनलोडिंग करना पड़ेगा, ये सब कुछ क्या होगा, एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी होगा। हाँ, लेकिन एक बार प्राइमरी मार्केट में चला गया, उसके आगे किसी को आपने पैकिंग का काम करने को दिया और उसको बोला ये 10 केजी के पोते को 1-1 केजी के अलग अलग बना दो, हम रिलायंस में रखने वाले, तो ये जो पैकिंग का काम होगा ये टैक्सेबल होगा, बिकॉज दिस इज नॉट फॉर प्राइमरी मार्केट। व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हाट इज एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इज कल्टिवेशन। व्हाट इज एग्रीकल्चर? कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप भी है इसमें, बहुत कुछ भी है इसमें, उन्होंने बोला एवरीथिंग, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स एंड एनिमल्स एक्सेप्ट हॉर्सेस। हॉर्सेस जो है दे हैव अ कमर्शियल एंगल, तो हॉर्सेस को छोड़ के आप पिसीकल्चर करो, फिशेस का कल्चर करो, या आप सेरिकल्चर करो, मतलब जहां पे सिल्क वो हम जानबूझ के करते, सो दैट सिल्क इज क्रिएटेड, सिल्क इज जनरेटेड आउट ऑफ दैट, सिल्क इज प्रोड्यूस्ड आउट ऑफ दैट। सो रेयरिंग ऑफ एनी काइंड ऑफ एनिमल एक्सेप्ट हॉर्सेस एंड कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इज एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर करने के लिए मुझे कुछ प्रोसेस भी करना पड़ सकता है, ध्यान से सुनो, बहुत सिंपल है, कुछ ज्यादा इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। देखो एग्रीकल्चर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ सकता है, आई मे ऑल्सो हैव टू नो इन विच
what example I was going to tell you? हाँ, प्रोसेस के बारे में बोलना था. हाँ, ओके. सुनो, एग्रीकल्चर करने के लिए सिर्फ मेरा क्रॉप ग्रो होना जरूरी नहीं है, उस क्रॉप पे कभी कभी मुझे प्रोसेस करना पड़ेगा. सो लाइक इफ आई एम हैविंग टोबैको लीव्स ऑन माई फार्म, टोबैको लीव्स कैन बी सोल्ड एज इट इज. आई हैव कॉफी प्लांटेशन, दे कैन बी सोल्ड एज इट इज. कॉफी को मुझे क्योरिंग का प्रोसेस करना पड़ता है, थोड़ा केमिकल ट्रीटमेंट, सो दैट द लीव्स कैन सर्वाइव, नहीं तो दे आर पेरिशेबल. तो मुझे कुछ प्रोसेस भी करना जरूरी है सो दैट इट कैन बी सोल्ड इन द प्राइमरी मार्केट. सो ये प्रोसेस को भी एग्रीकल्चर माना जाएगा. तो इस प्रोसेस को भी एग्रीकल्चर माना जाएगा, ये एग्रीकल्चर है. बट ऐसा प्रोसेस करना जिससे आप उसका कैरेक्टरिस्टिक ही ऑल्टर कर दोगे, उसको एग्रीकल्चर नहीं माना जाएगा. जैसे टोमेटो फार्म पे ग्रो होता है, टोमेटो को आप फैक्ट्री में लेके गए, उससे केचप बनाया, इससे पूरा प्रोडक्ट ही चेंज हो गया. इस प्रोसेस से यू हैव ऑल्टर्ड द इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोडक्ट. तो आपने अगर उसके इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक को ऑल्टर कर दिया तो वो एग्रीकल्चर नहीं है, वो टैक्सेबल हो जाएगा. वैसे ही पोटैटो अगर फार्म पे ग्रो हो रहा है, उससे आप चिप्स बना रहे हो, तो वो एग्रीकल्चर नहीं है. वैसे ही उन्होंने बहुत क्लैरिफाई कर दिया पैडी और राइस से रिलेटेड. पैडी इज ग्रोन ऑन द फार्म, पैडी को मिल्स में लेके जाते हैं और उससे राइस बनता है. तो मिल्स होते हैं, राइस मिल्स होते हैं. तो हम पैडी ग्रो करते हैं फार्म पे और उससे राइस बनता है. तो राइस को बोला गया है, सीबीआईसी ने क्लैरिफाई किया कि राइस इज नॉट एन एग्री प्रोड्यूस बट पैडी इज अ एग्री प्रोड्यूस. सीबीआईसी का क्लैरिफिकेशन है. सीबीआईसी का ये भी बोलना है कि जैसे कुछ चीजें हैं जैसे कि टी एंड कॉफी पाउडर, ये फार्म पे नहीं ग्रो होती है. सो टी, कॉफी पाउडर, जूट, स्पाइसेस, ये सब कहाँ बनते हैं? फैक्ट्री में. सो दे आर नॉट एन एग्री प्रोड्यूस, दे आर नॉट एन एग्री प्रोड्यूस. तो ये आपको ध्यान में रखो. तो हम क्या बोल रहे हैं? जनरल फार्म लेबर देना, फार्मर्स को ट्रेनिंग देना, रेंटिंग ऑफ एग्रो मशीनरी, रेंटिंग ऑफ लैंड. कभी कभी इन फार्मर्स को अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए एपीएमसी हेल्प करता है, एग्री प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी. सो एग्री प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी इज हेल्पिंग देम. Now when agri produce marketing committee is helping them, ये जो उनको हेल्प कर रहे हैं, I pay some charges of this APMC, I take membership, इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा. बट अगर एपीएमसी कभी कभी ये बहुत बड़ा जैसे मार्केट यार्ड में देयर इज अ बिग उनका प्रीमाइसेस है, बहुत दुकानें हैं, उनकी प्रॉपर्टीज भी होती है, तो मैं आपको प्रॉपर्टी रेंट पे देने का काम कर रही हूँ. तो जब मैं प्रॉपर्टी रेंट पे दे रही हूँ, इट इज नॉट रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर, देन इट इज लायबल फॉर जीएसटी. बट इफ एपीएमसी इज गिविंग सर्विसेज रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर, देन इट इज एग्जम्प्ट. अब आप ध्यान से सुनना, एग्रीकल्चर में क्या है? ये जो फार्मिंग वाली एक्टिविटी, प्राइमरी मार्केट तक जाने वाली एक्टिविटी है, इस पे जीएसटी नहीं लगेगा. बराबर है कि नहीं? एग्रीकल्चर में कभी कभी ना आप इंटरमीडियरी प्रोसेस भी करते हो. क्या करते हो? इंटरमीडियरी प्रोसेस. यू हैव टू हाइब्रिड, हमने ज्योग्राफी में बायोलॉजी में सीखा था, दैट ग्राफ्ट प्लांट को हम कट करते हैं और फिर दूसरे प्लांट का मिक्स करते हैं और फिर हमें कलर, यस, क्रॉस ब्रीडिंग, देन वी विल गेट अ डिफरेंट कलर एंड डिफरेंट. ये मैंगोज का भी हम लोग ऐसे कर सकते हैं, अलग अलग वैरायटीज का. तो इंटरमीडियरी प्रोसेस भी मुझे करना पड़ता है. शायद वो फार्मर को इतने अच्छे से नहीं आता होगा, इट्स वेरी साइंटिफिकली डन. सो फार्मर क्या करता है? अपना जो क्रॉप है बीच में वो किसी और को देता है, उस पर प्रोसेस करके वो वापस आता है. ये प्रोसेस करने को भी हमने एग्जम्पशन दिया हुआ है. लेकिन फिर से हमने क्लैरिफाई किया है कि ये इंटरमीडियरी तुम प्रोसेस जो प्लांट्स पे और क्रॉप पे करोगे, ये उसका इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑल्टर नहीं कर रहा है, वो प्लांट ही रह रहा है, सिर्फ उसका क्वालिटी बेटर हो रहा है. और पैडी से राइस बनाना ये इंटरमीडियरी प्रोसेस नहीं है और इस पे टैक्स लगेगा. ठीक है, अब मैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपको दिखाती हूं कि है क्या. पहले तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड एंट्री नंबर 54 है. 54 में बहुत कुछ चीजें बोले. पहले देखो एग्री प्रोड्यूस. तो पहले मैंने यहां डिस्कस किया कि बाबा व्हाट इज एग्री प्रोड्यूस. तो हमने ये बोला है कि एग्री प्रोड्यूस वो है जो फार्म पे ग्रो होता है. वो ग्रो करने के लिए मुझे लैंड का कल्टीवेशन, एग्री प्रोड्यूस व्हाट इज एग्रीकल्चर, आई एम डूइंग कल्टीवेशन ऑफ लैंड, तब जाके क्रॉप ग्रो होता है. कल्टीवेशन करना पड़ता है आपको, एग्री एक्टिविटी कैरी आउट करनी है. और प्लस इट इज रेयरिंग ऑफ एनिमल्स, बट एक्सेप्शन है कि हॉर्स रेयरिंग को एग्रीकल्चर माना नहीं गया. प्लस आप उस पर कुछ प्रोसेस करते हो. क्यों प्रोसेस करते हो? सो दैट इट इज रेंडर्ड, इट इज फिट टू बी सोल्ड इन द मार्केट. दिस प्रोसेस शुड नॉट ऑल्टर द इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोड्यूस. अब ये पूरा फार्मिंग
टिल, ये देखो फार्म पे आपने स्टार्ट किया और आप एग्री प्रोड्यूस कहां तक पहुंचा रहे हो, प्राइमरी मार्केट तक। इसको पहुंचाते पहुंचाते तक जो भी प्रोसेस है ये सारे एग्जम्प्ट है। जैसे फार्म लेबर एग्जम्प्ट है, सीड टेस्टिंग एंड सॉइल टेस्टिंग, तो आप क्या कर रहे हो बेटा, सीड टेस्टिंग कर रहे हो, सॉइल टेस्टिंग कर रहे हो, एग्जम्प्ट है। रेंटिंग ऑफ एग्रो मशीनरी कर रहे हो, एग्जम्प्ट है। लोडिंग अनलोडिंग कर रहे हो फॉर प्राइमरी मार्केट, ऑल दिस इज हैपनिंग फॉर विच मार्केट, ओ इट इज हैपनिंग फॉर प्राइमरी मार्केट, इट इज एग्जाम। पैकिंग इज एग्जाम। एपीएमसी की जो आप मेंबरशिप लेते हो, दे गिव यू सर्विसेज रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर, इट इज एग्जाम। बट इफ दे गिव यू अदर सर्विसेज इट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल। ऐसे एक अलग एक्टिविटी हमने ऐड करी है, उसका नाम है वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग ऑफ एग्री प्रोड्यूस एग्जम्प्ट है। किसका वेयर हाउसिंग प्रोड्यूस है, वेयर हाउसिंग ऑफ एग्री प्रोड्यूस इज एग्जम्प्ट। रेंटिंग ऑफ वेकेंट लैंड फॉर एग्री पर्पस, बाजू का लैंड है मुझे वहां ग्रीन हाउस करना है, बाजू का लैंड है मुझे कुछ एक्टिविटी करनी है, वो एग्जम्प्ट है। ट्रेनिंग टू फार्मर्स एग्जम्प्ट, कोई इंटरमीडिएट और जॉब वर्क किया, जैसे अभी मैंने बोला आपको क्रॉस ब्रीडिंग वगैरह, ये भी क्या होता है, दिस इज एग्जम्प्ट। अब मेन एक मुद्दा यहाँ वेयर हाउसिंग का है, कौन सा वेयर हाउसिंग एग्जम्प्ट है और कौन सा वेयर हाउसिंग एग्जम्प्ट नहीं है ना। वेयर हाउसिंग ऑफ फॉलोइंग इज एग्जम्प्ट। राइस को भले ही उन्होंने एग्री प्रोड्यूस नहीं माना है, बट उन्होंने बोल दिया राइस के वेयर हाउसिंग को हम एग्जम्प्ट कर देंगे। तो अगर मैं राइस के वेयर हाउस के लिए रेंट दे रही हूं, उस रेंट पे जीएसटी नहीं आएगा क्योंकि इट इज वेयर हाउसिंग ऑफ राइस। वैसे ही वेयर हाउसिंग ऑफ एग्री प्रोड्यूस तो बोल ही दिया, वो तो है ही, प्लस माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। अब ये सारी चीजें जरूरी नहीं ना फार्म पे ग्रो होंगी, कुछ चीजें जैसे टिम्बर है, बैम्बू है, मेडिसिनल प्लांट्स है, हनी, वैक्स, ये सब फॉरेस्ट से मिलता है। तो माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट का वेयर हाउसिंग इज ऑल्सो एग्जम्प्ट। देन एग्री प्रोड्यूस का वेयर हाउसिंग इज एग्जम्प्ट। पल्सेस और सीरियल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्रूट वेजिटेबल तो ठीक है एग्री प्रोड्यूस है, बट पल्सेस और सीरियल्स जो दाल होते हैं वो फार्म पे नहीं बनते, वो भी फिर से मिल्स में जाते हैं, वहां पे बनते हैं, तो उसका एग्री वेयर हाउसिंग इज ऑल्सो एग्जम्प्ट। तो मैंने लिस्ट करके दिए कि वेयर हाउसिंग किस चीज का एग्जम्प्ट है, ये एग्री का प्रोसेस है, फार्म पे पहुंचने तक का एग्जम्पशन है, तो ये सारी चीजें क्या है आपकी एग्जम्प्ट है। इसमें पहले आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स एक एग्जम्प्ट हुआ करता था, अब टैक्सेबल हो गया। यहां पे देखते, देखो इन्होंने क्या बोला है, यहां पे देखो, देखो पहला कौन सा प्रोड्यूस, इन्होंने पहले कौन सी चीज बोली है एग्जम्प्ट है, देखो पहला कौन सा है, आप टिक मार्क करते जाओ उधर। सर्विसेज ऑफ लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज, वेयर हाउसिंग ऑफ राइस। राइस एग्री प्रोड्यूस नहीं है, फिर भी हमने उसको वेयर हाउसिंग, लोडिंग, अनलोडिंग तक एग्जम्प्ट करके दिया है। सर्विसेज ऑफ वेयर हाउसिंग, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस इज व्हाट, बैम्बू, टस्सर, हनी, वैक्स, तेंदू लीव्स, मेडिसिनल प्लांट्स। ये कहां से लेके आने पड़ते हैं हमको, फॉरेस्ट से, करेक्ट है ना, हम कहां से लेके आएंगे, फॉरेस्ट से। तो क्या ये एग्जम्प्ट होगा, हाँ। अब सर्विसेज बाय वे ऑफ स्टोरिंग, वेयर हाउसिंग, सीरियल, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मैंने एक वेयर हाउसिंग का एक कॉमन लिस्ट करके दिया। फिर ये एग्जम्प्ट हुआ करता था, अब नहीं है। फ्यूमिगेशन, फ्यूमिगेशन मतलब गैस वाला पेस्टिसाइड, हम स्प्रे करेंगे कहां, ऐसे वेयर हाउस में जहां एग्री प्रोड्यूस सेव है, स्टोर्ड है, वहां पे अगर पेस्ट हो गए और ये हो गए तो क्या ही फायदा है। तो फिर इसीलिए उसका फ्यूमिगेशन पहले एग्जाम था, अब हमने उसको टैक्सेबल कर दिया। बेटा धीरे धीरे हम सारे एग्जाम्पशंस डिलीट हो ही जाएंगे आगे जाके, सब कुछ एग्जाम तो नहीं रख सकते, ये एग्जाम्पशन की लिस्ट कम कम होते जाएगी अभी आगे। फिर सर्विसेज इन रिलेशन टू एग्री प्रोड्यूस, यही वो है 54 वाली जो डिटेल में मैंने पढ़ाई, फार्म हाउस से लेके यहां तक जाना, सब कुछ वो एग्जम्प्ट है। इंटरमीडिएट प्रोसेस, देखो आप किस पे कैरी आउट कर रहे हो, इंटरमीडिएट प्रोसेस ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स इज एग्जम्प्ट, तो ये दोनों का एग्जम्प्ट है। इंटरमीडिएट प्रोसेस किसका एग्जम्प्ट है, on plants and is exempt, on plants and animals is what, exempt। ध्यान में आया क्या सबको, यस। अब देखो आगे क्या बोला है उसमें, उन्होंने आगे क्या बोला है, हाँ, लेकिन फिर भी माइलिंग, मिलिंग ऑफ पैडी, और माइलिंग का प्रोसेस ऑफ मिल्स में, तो मिलिंग ऑफ पैडी इनटू राइस इज नॉट एलिजिबल फॉर एग्जम्पशन, ये हमने क्लैरिफाई कर दिया। क्या बोल दिया, मिलिंग ऑफ व्हाट बेटा, पैडी इनटू राइस इज नॉट एलिजिबल फॉर एग्जम्पशन, इस पे आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। और लास्ट, आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ लाइफ स्टॉक इज एग्जम्प्ट।
तो क्या बोला उन्होंने, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इज एग्जम्प्ट। एक मिनट, यहाँ पे मैं कुछ चीजें ऐड कर दी हूँ। आर्टिफिशियल, एक मिनट, इंटरमीडिएट जॉब वर्क ऑन प्लांट्स एंड एनिमल इज एग्जम्प्ट, बट मिलिंग ऑफ, अभी बोल दो क्या है, तो ये नोट्स आएंगे ना आपके पास, तो मैं भी कोशिश करूँ कुछ मिसिंग नहीं है, तो मिसिंग है तो मैं लिख देती हूँ। मिलिंग ऑफ कौन सा, मिलिंग ऑफ क्या है, पैडी टू राइस इज नॉट एग्जाम। हाँ, ऑब्वियसली एक्सेप्ट हॉर्सेज, ये इधर ऑलरेडी बोला हुआ है, एक्सेप्ट रेयरिंग ऑफ हॉर्स। हाँ, एग्जाम्ड ना है वो, इधर आएंगे ही नहीं। बट मिलिंग ऑफ पैडी टू राइस इज नॉट एग्जाम्ड। उसके बाद एक क्या था रे, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, स्पेलिंग देखना करेक्ट है क्या, ऑफ एनिमल्स इज व्हाट एग्जम्प्ट, मतलब आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन। देखो कुछ छूट गया क्या एग्री में, एग्री में कुछ छूट गया क्या, देख लो यार, कुछ छूटा क्या, नहीं है, तो फिर ये आपका क्या आएगा, पूरा एग्रीकल्चर का आ जाएगा। ऊपर का क्या आ गया, चैरिटी, चैरिटी हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, बराबर है। अब हेल्थ करती हूँ, तो मेजर सर्विसेज हो गई, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे मतलब मुझे 3.5 लेक्चर्स में ख़त्म करने का चांस है, मतलब कर सकते। एक और छोटा कर लूँ, एक 5 मिनट ले लूँ क्या और, हाँ ठीक है। अच्छा, ये रिटन नोट्स तुरंत नहीं भेजूंगी, पहले और कंप्लीट करेंगे कुछ कुछ चीजें, फिर नोट्स में से पढ़ के लेना पड़ेगा ना अपने को। आगे 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 हेल्थ केयर है, ओके। हेल्थ केयर पहले मैं एक्सप्लेन करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। मैम कौन सा वाला रिपीट कर दूँ, इंटरमीडिएट प्रोसेस एज जॉब वर्क वाला पॉइंट रिपीट कर दो। ओके, देखो कैसे होता है, हम कभी कभी प्लांट्स का क्रॉस ब्रीडिंग करते हैं, 2 कलर्स ऑफ फ्लावर्स का मिक्सिंग करते हैं, 2 फ्रूट्स की वैरायटी का मिक्सिंग करते हैं, मैंगोज में ऐसा करते हैं, या किसी भी आप प्लांट्स या एनिमल्स में कर सकते हो। तो आपको इंटरमीडिएट प्रोसेस के लिए उसको बाहर भेजना है, वो व्यक्ति आपको वो क्रॉस ब्रीडिंग ऑफ प्लांट्स करके देगा, एंड योर प्लांट्स विल कम बैक, एंड व्हेन दे कम बैक टू यू, ये प्रोसेस जो इंटरमीडिएट प्रोसेस, सामने वाला बोलेगा इस इंटरमीडिएट प्रोसेस के 10,000, उस 10,000 पे जीएसटी नहीं लगेगा, बिकॉज इट इज अ एग्जम्प्ट सर्विस। दिस इज अ एग्जम्प्ट सर्विस, नहीं लगेगा बिकॉज व्हाट इज दिस, दिस इज अ एग्जम्प्ट सर्विस। समझा क्या, किसी को डाउट है क्या? ओके क्या? अब हेल्थ केयर वाला बताती हूँ। सर्विसेज बाय गवर्नमेंट, एजुकेशन इज वेरी बिग, ये भी बहुत अच्छा बना है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, दिस विल सेव टाइम। आप जब पढ़ोगे इट विल हेल्प यू ऑल्सो टू रिवाइज, नो। ओके, अब हेल्थ केयर करके विल स्टॉप, चलेगा। आज आई हैव टू गो देयर, they've already come, my staff and everybody is there, but I'll have lunch and then I'll reach there. हेल्थ केयर करके मैं स्टॉप करती हूँ, चलेगा? ठीक है। कल पूरा टाइम एग्जामिशन को मिल जाएगा तो अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा, ठीक है। हेल्थ केयर सर्विसेज आर, दिस इज बाय रिकॉग्नाइज। अच्छा, मैं आपको पहले ये मत देखो, पहले मैं समझाती हूँ, ठीक है, सिंपल, फिर इजी जाता है। हेल्थ केयर मतलब क्या, डॉग्स और एनिमल्स और बर्ड्स के भी जो डॉक्टर है उनकी सर्विसेज एग्जम्प्ट है। आप किसी डॉक्टर के पास जाओ, आपसे वो चार्जेस लेगा, उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा, तो हेल्थ केयर सर्विसेज है एग्जम्प्ट। तो भाई ये हेल्थ केयर सर्विसेज किसने देनी चाहिए,
registered matlab who are practitioners who are allowed to practice as doctors. So only people who are allowed to practice as doctors, and they must practice in recognized field of medicine, and they must practice in recognized field of medicine. तो recognized field of medicine में उन्होंने क्या बोला है, आयुर्वेद आता है, एलोपैथी आएगा, होम्योपैथी आएगा, फिर वो कुछ तो और 2-3 है, वो सिद्ध, उनानी. तो उनानी में कैसे होता है, आई थिंक वहां पे जो दवाइयां है ना प्लांट्स के बेस पे बनती है. सिद्ध इज मोर ऑन पॉजिटिव थिंकिंग, कि मोर ऑन पॉजिटिव थिंकिंग के साइंस पे बेस्ड होता है. तो आयुर्वेद है, सिद्ध है, उनानी है. रेकी उन्होंने बोला कि ये कवर्ड नहीं है. रेकी मतलब वो लॉन्ग डिस्टेंस हीलिंग देते हैं. आई तो रियली डोंट अंडरस्टैंड हाउ दैट हैपेंस. सो अ पर्सन, हाँ अरे होता है बहुत. देयर आर मेनी रेकी हीलर्स. व्हाट दे डू इज, इफ यू आर, किसी को स्ट्रेस आ रहा है किस चीज को लेके बहुत ज्यादा, तो फोन पे बात करेंगे, दे विल आस्क यू योर नेम, दे विल से यू स्लीप देयर एंड दे विल हील यू फ्रॉम हियर. आई डोंट नो हाउ. हाँ ऐसे होता है. आई रियली डोंट नो हाउ इट वर्क्स. स्पॉटिफाई पे प्लेलिस्ट है, तो उसमें आप सोने से पहले प्ले करो तो वो बोलते रहते हैं कि वो तो ऐसा है, वो तो नॉर्मल है. ये तो लॉन्ग डिस्टेंस है. अरे बट समटाइम्स विदाउट इवन टॉकिंग दे गिव यू रेकी. आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ. मुझे मैं तो जाने ही नहीं वाली वो मूवी देखने को. आई तो गेट वेरी स्केर्ड. देन रात नहीं नहीं मुझे नहीं देखनी वो. रात को आई एम सिटिंग एंड स्टडिंग एंड रीडिंग एंड देन मेरे सिर्फ वो होगा नहीं. देन आई गेट स्केर्ड. नहीं नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे वो देखना ही नहीं है. अरे फिर मुझे रात को बैठ के ये पढ़ना होता है, फिर मैं आई गेट स्केर्ड. आई नॉट सिट ओनली आई एम नॉट वाचिंग इट. नाउ अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंस इज हेल्थ केयर में. तो हेल्थ केयर में सुनो ना, यही ये जादू टोना ऐसा कोई हेल्थ केयर है कि बाबा ऐसे है, वो रिकॉग्नाइज नहीं है, वो नहीं एग्जम्प्ट होगा. रेकी जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं है. दे सरपास डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है. ये हर्ष, ये क्या हर्ष होगा, नहीं आज हर्ष नहीं, आज कोई और कमेंट कर रहा है. साहिल, डॉक्टर स्ट्रेंज कौन सा तू बोल रहा है, ये क्या नाम है. अरे डॉक्टर स्ट्रेंज तो पता है. नहीं वो तो पता है. दे हैव सरपास मतलब नहीं. कौन, ये कौन सी पिक्चर है, तुम शैतान, शैतान ही है ना वो. तुम कौन से उसको ही बोल रहे हो क्या. ठीक है. दे सरपास डॉक्टर स्ट्रेंज. तो दे मतलब हु, बाबा लोग. अच्छा क्या रेकी, रेकी बोल रहे हैं. रेकी पीपल हैव सरपास डॉक्टर स्ट्रेंज. यस हाँ ऐसा बोल रहा है. एक्चुअली मतलब ये क्या, आई तो रियली डोंट नो बट पीपल डू इट. देयर आर पीपल हीलिंग ऑल्सो, देयर आर पीपल हु आर रिसीविंग ऑल्सो. किसी को हायर करते हैं सर, ये बोल रहा आईसीए प्रेसिडेंट के. इतनी हद तक मत जाओ, किसी को हायर करके आईसीआई प्रेसिडेंट को ये करके पेपर. पढ़ाई करते हैं चलो. अब सुनो, लिसन. तो हेल्थ केयर वाली जो सर्विसेज है ना, ये डॉक्टर स्ट्रेंज वाली नहीं, रेकी वाली नहीं. हाँ समझा हमको कि रेकी वालों ने डॉक्टर स्ट्रेंज को. हाँ तो ये जो सर्विसेज है ये नहीं. चलो चलो, एलोपैथी, होम्योपैथी, योगा को भी रिकॉग्नाइज फील्ड में काउंट किया गया है. बिकॉज मैनी एक्सीडेंट या कुछ होता है, जैसे फिजियोथेरेपिस्ट होता है ना. बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये क्या बोलते हैं कि सिर्फ डॉक्टर वाली सर्विसेज एग्जाम नहीं है. डॉक्टर के साथ साथ टीम होती है पूरी, नर्सेज, फिजियोथेरेपिस्ट. एंड आपको कभी कभी लग रहा है कि कोई टेस्ट करवानी है, लैब में जाना है, पैथोलॉजी लैब के जो असिस्टेंट होते हैं उनकी भी सर्विसेज पे जीएसटी नहीं आएगा. नर्सेज एंड ये आपकी लाइफ बहुत आसान बनाते हैं. इनको पैलिएटिव सर्विसेज बोलते हैं. पैलिएटिव मतलब ये नर्सेज, फिजियोथेरेपिस्ट, या आप किसी को ना स्ट्रोक आ गया है, घर पे आ गए, ही इज नॉट एबल टू डू द नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज, तो उसको हेल्प करने के लिए कोई असिस्टेंट है, फिजियोथेरेपिस्ट है, नर्सेज है घर पे. ये सारी भी सर्विसेज एग्जाम फ्रॉम जीएसटी होंगी. इतना ही नहीं, अभी हॉस्पिटल के बारे में सब कुछ सोचते हैं कि आपको अगर एम्बुलेंस की सर्विसेज है. अब एम्बुलेंस की सर्विसेज में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एम्बुलेंस वाली सर्विसेज जो है वो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट. ये कोई भी कर सकता है. ये इसके लिए आपका डॉक्टर होना जरूरी नहीं या हॉस्पिटल होना जरूरी नहीं है. एम्बुलेंस की ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज हॉस्पिटल भी कर सकते, कोई और भी कर सकता है. देयर आर मेनी. पूना में देयर इज अ पर्सन
who I think he had lost a family member because ambulance time पे नहीं आया और नहीं गया, तो he has a ambulance services where he tries to give this service and he tries to see that the ambulance reaches on time. तो ये जो होती है ये एम्बुलेंस सर्विसेज भी एग्जम्प्ट होती है। अब ये डॉक्टर और हॉस्पिटल की सर्विसेज में पहले तो हेल्थ केयर डिफाइन किया है। हेल्थ केयर दे सेइंग इज आपको कोई अबनॉर्मलिटी है, ट्रीटमेंट है, प्रेगनेंसी है, प्लस एनीथिंग अदर देन, बट हेयर ट्रांसप्लांट और ब्यूटी ट्रीटमेंट नहीं बोलते। तो हेयर ट्रांसप्लांट है, सलमान खान ने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया, कोई प्लास्टिक सर्जरी है, इसको हम ब्यूटी और इसको ब्यूटी के जैसे ट्रीट करेंगे, उसको हेल्थ केयर में नहीं लेंगे, उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। हाँ, लेकिन अगर मुझे प्लास्टिक सर्जरी किसी को एसिड अटैक की वजह से हुआ, किसी को फायर की वजह से हुआ, किसी को ऑन बर्थ ही कुछ डिफेक्ट था, तो उनको ठीक करने के लिए अगर हमने प्लास्टिक सर्जरी की मदद ली तो इसके ऊपर आपको फिर जीएसटी नहीं लगेगा, इट विल बी ट्रीटेड एज हेल्थ केयर। अब हेल्थ केयर में आता है फिर अभी रूम्स, अगर आप हॉस्पिटलाइज हो जाते तो व्हाट अबाउट द रूम चार्जेस। पहले जो भी रूम होते थे सारे के सारे एग्जम्प्ट होते थे, ऑल द रूम्स अर्लियर वर कंप्लीटली एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, बट नाउ दे हैव सेड कि अगर ये रूम के चार्जेस इज अप टू 5000 एग्जम्पशन मिलेगा, रूम के चार्जेस आर अबव 5000 देन इट इज टैक्सेबल। लेकिन जैसे अगर आपके रूम्स सीसीयू मतलब आईसीयू में है, क्रिटिकल केयर है, एनआईसीयू, हाँ मतलब न्यूनेटल इंटेंसिव केयर, मतलब न्यूबॉर्न जिनका वेट बहुत कम है, उनको वो बॉक्स में रखते से छोटे, वहां पे उनको कांच के बॉक्स में, तो वहां वो उनका आईसीयू है उनके लिए, दैट इज कॉल्ड एज एनआईसीयू। तो ऐसे अगर जो रूम्स है उसका चार्जेस कुछ भी हो, हम जीएसटी नहीं लगाएंगे। लोग बहुत परेशान हो जाएंगे, तुमने उनके वो क्रिटिकल केयर में वो बिल आ रहे हो और उसके ऊपर तुम जीएसटी लगा रहे हो, तो नहीं चलेगा। थोड़ा सा गवर्नमेंट हैज टू बी सेंसिटिव। सो जहां पे इन फ्यूचर आ भी सकता है, आज जैसे हॉस्पिटल के रूम्स पे हमने लगा दिया 5000 तक जीएसटी नहीं है, 5000 के ऊपर हमने क्या कर दिया, जीएसटी लगा दिया। अब ये देखो हेल्थ केयर सर्विसेज में क्या क्या बोला है, बाय रिकॉग्नाइज प्रैक्टिशनर और देर ऑल्सो कॉल्ड एज पैरामेडिक्स। पैरामेडिक्स में मैंने क्या लिखा है ऊपर, नर्सेज, फिजियोथेरेपिस्ट, हॉस्पिटल क्लिनिक्स, इनकी सर्विसेज एग्जम्प्ट है। किसमें होना चाहिए, इन द फील्ड ऑफ रिकॉग्नाइज ब्रांच ऑफ मेडिसिन। डायग्नोसिस सर्विसेज भी एग्जम्प्ट है, मतलब पैथोलॉजी लैब वगैरह। एम्बुलेंस सर्विसेज कोई भी दे सकता है, हॉस्पिटल डॉक्टर भी दे सकता है, एनी पर्सन, ये भी एग्जम्प्ट है। हेल्थ केयर डज नॉट इंक्लूड टैक्स, हेयर ट्रांसप्लांट एंड प्लास्टिक सर्जरी, ये टैक्सेबल है। लेकिन इफ, वो मैंने लिखा नहीं था, इफ प्लास्टिक सर्जरी दिस इज यूज एज अ लाइफ सेविंग करने के लिए, देन दिस विल बी ट्रीटेड एज हेल्थ केयर एंड इट विल बी एग्जम्प्ट। अब रूम्स अदर देन आईसीयू सीसीयू, ये जो रूम्स है अप टू 5000 पर डे है तो एग्जम्प्ट है, अबव 5000 पर डे है तो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। ये जो रूम्स है सीसीयू आईसीयू, दे विल ऑलवेज बी एग्जम्प्ट। अब हेल्थ केयर में और भी कुछ है। हेल्थ केयर में बोला है कि अगर आपको कॉम्पोजिट सर्विस दे रहे हैं, जैसे फूड केटरिंग, पेशेंट को अगर खाना प्रोवाइड कर रहे हैं, ये कॉम्पोजिट है और दिस विल बी एग्जम्प्ट, तो दिस इज इन पेशेंट्स, फिर ये क्या होगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। अगर ये आउटसाइड पेशेंट्स को देते, जैसे मैं वैक्सीन लेने चली गई और आते आते कैंटीन में मैंने खाना खा लिया या कॉफी पी ली, देन दिस इज गोइंग टू बी टैक्सेबल। विजिटर्स आए, कैंटीन में खाना खाया, टैक्सेबल। डॉक्टर्स और नर्सेज टैक्सेबल। तो सिर्फ जो रूम में पेशेंट के लिए जाएगा वो एग्जम्प्ट होगा, क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ अ कॉम्पोजिट सप्लाई, जहां पे मेन सप्लाई इज हेल्थ केयर विच इज एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। अभी टैक्सेबल हो गया, अभी एग्जम्पशन नहीं है, वो चला गया। स्टेम सेल्स बोलते हैं, हाँ स्टेम सेल्स मतलब मदर एंड चाइल्ड का वो अमाइकल कॉर्ड जो होता है, द कॉर्ड जॉइनिंग द मदर एंड द चाइल्ड, उसमें बहुत ही जेनेटिकली कुछ बीमारियों को ठीक करने के उसमें सेल्स होते हैं, उस सेल्स को प्रिजर्व किया जाता है। ये जो प्रिजर्वेशन की सर्विसेज है पहले एग्जम्प्ट हुआ करती थी, अब टैक्सेबल हो गई। तो है ना, अभी इधर है ना क्लैरिफिकेशन है वो। आर्टिफिशियल, अगर somebody is not able to conceive or get pregnant in a normal way, there's a treatment. So जैसे प्रेगनेंसी को उन्होंने उस पर क्लैरिफिकेशन दिया कि प्रेगनेंसी is treated as health care, so this IVF and all these treatment also will be health care and it will be exempt from GST. तो कुछ कुछ चीज़ें वो यहाँ से होंगी, तो वो मैं यहाँ से पढ़ के आपको बताऊंगी, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी मैं लेक्चर स्टॉप करती हूँ, मैं कंटिन्यू करूंगी कल। सो आई विल मीट यू टुमारो। आई होप आई गेट टू स्टार्ट एट 11:30, एटलीस्ट बाय 11:45 तो स्टार्ट किया, तो फिर कैसा, फिर जल्दी टाइम से खत्म हो जाता है। सही है क्या? ओके, सो थैंक यू। आई थिंक हो जाएगा। ऐसे एग्जामिनेशन कोई मुश्किल नहीं है, वो आपको लगता है कि कैसे पढ़ना है, इसलिए वो नोट्स दे रही हूँ बड़े बड़े, इसके लिए हो जाएगा फिर आपका।
हेमंत हेमंत हेमंत। चलो बाय बाय। आज आनंद सर का हो गया। अरे वाह।